अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर से हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को स्टार्ट करेंगे एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम ईटा पर्सपेक्टिव। आपके बाकी जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आपके पास पार्ट्स ऑफ स्पीच से आएंगे। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच के आपके पास किस किस्म के क्वेश्चन आएंगे तो उस पर हम बाद में बात करते हैं। देखिए, लेट्स सपोज हमारे पास एक सेंटेंस आ जाए। मैं कहता हूं कि ही इज अ बॉय। द सेंटेंस इज ही इज अ बॉय। नाउ इन दिस सेंटेंस he is pronoun, is the verb, a is an article and boy is what it is noun. he इस सेंटेंस में हमारे पास प्रोनाउन है, is हमारे पास वर्ब है, a हमारे पास आर्टिकल है, जबकि boy हमारे पास नाउन है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि ये ही हमारे पास नाउन क्यों नहीं है, ये हमारे पास एडजेक्टिव क्यों नहीं है, इसको हम प्रोनाउन क्यों कहते हैं। इसी तरह मैंने कहा कि is हमारे पास वर्ब है तो ये is हमारे पास प्रीपोजिशन क्यों नहीं है, ये इसको हम कंजंक्शन क्यों नहीं कहते। यानी मेरा क्वेश्चन ये है कि ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसकी बेस पर मैं कह रहा हूं कि ही हमारे पास प्रोनाउन है, इस हमारे पास वर्ब है, ए हमारे पास आर्टिकल है और बॉय हमारे पास नाउन है। तो याद रखिए, जब द डिवीजन ऑफ वर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन इन अ सेंटेंस, जब आप वर्ड्स को उनके फंक्शन के बेस पर डिवाइड करते हैं तो हम उसे पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। देखिए, मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूं। हम एक जनरल सिचुएशन की एग्जांपल लेते हैं। मैं इंसान हूं और आप लोग भी इंसान हैं। इसी तरह इस एकेडमी में हमारे पास फॉर एग्जांपल जुवैद है, जुवैद भी हमारे पास इंसान है। इसी तरह हमारे पास इब्राहिम है, इब्राहिम भी हमारे पास इंसान है। लेकिन इन सारे इंसानों को फिर हमने मुख्तलिफ कैटेगरीज में डिवाइड किया है। इन इंसानों की कैटेगरीज में मुझे टीचर कहा जाता है, जबकि जुवैद को वॉचमैन कहा जाता है, आपको स्टूडेंट कहा जाता है, जबकि इब्राहिम को मैनेजिंग डायरेक्टर कहा जाता है। अब आप देखिए, हम चारों कैटेगरीज के जो लोग हैं हम सब के सब इंसान हैं, लेकिन इन इंसानों को हमने मुख्तलिफ कैटेगरीज में डिवाइड किया है। किस चीज़ के बेस पर? फंक्शन के बेस पर। मैं टीचर इस वजह से हूँ क्योंकि मैं टीचर्स वाला काम कर रहा हूँ, और आप लोग स्टूडेंट इस वजह से हैं क्योंकि आप स्टूडेंट वाला काम कर रहे हैं। अब आप वॉचमैन क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि आप वॉचमैन वाला काम नहीं कर रहे हैं। इसी तरह आप मैनेजिंग डायरेक्टर भी नहीं है क्योंकि आप मैनेजिंग डायरेक्टर वाला काम भी नहीं कर रहे हैं। इसी तरह मैं टीचर हूं, मैं एक स्टूडेंट नहीं हूं। मैं स्टूडेंट क्यों नहीं हूं? मैं स्टूडेंट इस वजह से नहीं हूं क्योंकि मैं स्टूडेंट्स वाला काम नहीं कर रहा हूं। तो अगर हम इंसानों को मुख्तलिफ कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं तो उसके काम के बेस पर डिवाइड करते हैं। इसी तरह जब हम वर्ड्स को मुख्तलिफ हिस्सों में उसके फंक्शन के बेस पर डिवाइड करते हैं तो हम उसे पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। अब अगर एक बंदा आपसे कहते हैं कि ही हमारे पास प्रोनाउन क्यों है, तो आपका आंसर ये होगा क्योंकि ये प्रोनाउन वाला फंक्शन कर रहा है। अगर कोई बंदा आपसे ये पूछे कि इस हमारे पास वर्ब है, ये हमारे पास एडवर्ब क्यों नहीं है, या ये हमारे पास कंजंक्शन क्यों नहीं है, तो आपका आंसर होगा कि ये हमारे पास वर्ब वाला फंक्शन कर रहा है और ये हमारे पास कंजंक्शन वाला फंक्शन नहीं कर रहा है। अगर ये कंजंक्शन वाला फंक्शन कर रहा होता तो फिर हम कहते कि ये हमारे पास कंजंक्शन है। तो इसी तरह आपके जो वर्ड्स है इसको आपने जब डिवाइड किया तो आपने इसको मुख्तलिफ कैटेगरीज में डिवाइड किया और हम उसे कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब एक नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करते हैं। मैं कहता हूं कि विच वे इज राइट। दूसरा है विच इज द राइट वे। और मैं कहता हूं कि आई बॉट अ कैट which is black. I bought a cat which is black. अब हमारे पास 3 सेंटेंसेस हैं और इन तीनों सेंटेंसेस में मैंने एक वर्ड को अंडरलाइन किया है, दैट इज वर्ड which. अब इस सेंटेंस में ये जो हमारे पास which है ये हमारे पास इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। पहले सेंटेंस में हमारे पास जो which आया है ये हमारे पास इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। दूसरे सेंटेंस में हमारे पास जो which आया है ये हमारे पास इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। पॉइंट को जरा समझे, आप लोगों ने कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है क्योंकि अभी ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला लेक्चर है, तो हो सकता है कि ये आप लोग के लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो, लेकिन जब हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे तो फिर चीज़ें आपके लिए क्लियर बन जाएगी। अब पहले सेंटेंस में मैंने आपसे कहा कि विच हमारे पास इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, जबकि दूसरे सेंटेंस में विच इज इन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, जबकि तीसरे सेंटेंस में हमारे पास जो विच आया है ये हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन है। तीसरे सेंटेंस में हमारे पास विच क्या है? ये हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन है। अब आपके जहन में क्वेश्चन ये जरूर होगा कि सर एक ही वर्ड है, एक जगह पर मैं ये कह रहा हूं कि ये हमारे पास इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, दूसरी जगह पर मैं ये कह रहा हूं कि ये हमारे पास इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, जबकि तीसरी जगह पर मैं कह रहा हूं कि इट इज बेसिकली अ रिलेटिव प्रोनाउन। तो हमें किस तरह पता चलेगा या इसका मतलब क्या है? तो देखिए, मैं आपको बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देता हूं।
अभी आप लोग इस वक्त इस लेक्चर को देख रहे हैं तो आप क्या हैं? आप स्टूडेंट हैं। आप जब किसी दुकान में चले जाते हैं और आप दुकानदार के सामने खड़े हो जाते हैं तो आप क्या बन जाते हैं? जी शाबाश, आप बन जाते हैं कस्टमर। क्या बन जाते हैं? कस्टमर। फिर इसी तरह आप जब अपने अम्मी अबू के साथ बैठे होते हैं तो आप उनकी क्या बन जाते हैं? आप उनकी औलाद बन जाते हैं। जब आप अपने बहन भाई के साथ बैठे होते हैं तो आप उनके बहन या भाई बन जाते हैं। इसी तरह अगर आप अपने कज़न के साथ बैठे हैं तो आप क्या बन जाते हैं? आप उसके कज़न बन जाते हैं। अब आप देखिए, मुख्तलिफ सिचुएशंस में आप मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ नामों से जाने जा रहे हैं। अब आप एक ही इंसान हैं, लेकिन एक जगह पर मैं आपको स्टूडेंट कह रहा हूँ, दूसरी जगह पर मैं आपको कस्टमर कह रहा हूँ, तीसरी जगह पर मैं आपको जो है वो ब्रदर या सिस्टर कह रहा हूँ, चौथी जगह पर मैं आपको कज़न कह रहा हूँ, पाँचवीं जगह पर मैं आपको जो है वो औलाद की कैटेगरी में डाल रहा हूँ। अब आप इन मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ फंक्शंस कैसे कर रहे हैं? तो आप जो मुख्तलिफ फंक्शंस कर रहे हैं ये किस वजह से कर रहे हैं? ये जो है वो आप अपने फंक्शन की वजह से कर रहे हैं। तो इसी तरह याद रखिए, ईटा में आपके पास जो क्वेश्चन आता है वो इसी पॉइंट पर रिलेटेड होता है कि आपने सिर्फ ये सीखा होता है कि हमारे पास तो ये एक वर्ड है और ये एक वर्ड हमारे पास एक ही फंक्शन करेगा। नहीं भाई, ये क्यों एक फंक्शन करेगा? एक वर्ड आपके पास मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ फंक्शंस भी कर सकता है। एक वर्ड मुख्तलिफ जगहों पर आपके पास मुख्तलिफ फंक्शंस अदा कर सकता है। As I have given you in these sentences, that in sentence number 1, which is interrogative adjective, in sentence number 2, it is an interrogative pronoun, and in sentence number 3, it is a relative pronoun. So the same word is giving us different functions. That is why we are giving it different names. तो अब क्वेश्चन ये बनता है कि आपके पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में किस किस्म के क्वेश्चंस आते हैं? तो आपके पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में दो किस्म के क्वेश्चन आते हैं। एक आपके पास आता है क्वेश्चन ऑफ आइडेंटिफिकेशन, क्वेश्चन ऑफ आइडेंटिफिकेशन, और दूसरा जो आपके पास क्वेश्चन आता है दैट इज द क्वेश्चन ऑफ यूसेज। आइडेंटिफिकेशन पे तो ऑलरेडी हमने बात कर ली बड़ी डिटेल में, सही है कि आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि हमारे पास कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो वैसे आइडेंटिफिकेशन के बेस पर हमारे पास इन वर्ड्स को हम 9 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहला हमारे पास आ जाएगा नाउन, द सेकंड इज प्रोनाउन, द थर्ड वन इज एडजेक्टिव, द फोर्थ वन इज वर्ब, the fifth one is adverb, the sixth one is articles, the seventh is conjunctions or conjunction, the eighth one is preposition, and the last one is interjection. इन सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम एक एक करके डिटेल में फिर डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आप सिर्फ और सिर्फ अपने सिंपल अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करें ताकि आपको पता चल जाए कि इनके दरमियान हमारे पास क्या क्या डिफरेंस है। तो हमने ये पॉइंट डिस्कस करना है कि हमारे पास जो पहला क्वेश्चन आता है दैट इज द क्वेश्चन ऑफ आइडेंटिफिकेशन। तो क्वेश्चन ऑफ आइडेंटिफिकेशन का मतलब ये है कि आपने ये मालूम करना है कि आया ये वर्ड हमारे पास नाउन है, या ये वर्ड हमारे पास प्रोनाउन है, या ये वर्ड हमारे पास वर्ब है, या ये वर्ड हमारे पास एडजेक्टिव है। अगर एडजेक्टिव नहीं है तो फिर तो ये वर्ड हमारे पास एडवर्ब होगा, अगर एडवर्ब भी नहीं है तो फिर आर्टिकल्स में आना चाहिए, अगर आर्टिकल्स भी नहीं है तो फिर कंजंक्शन या इंटरजेक्शन या प्रीपोजिशन में तो एक होगा। लेकिन फिर से आपको बता रहा हूं कि आपने अपने जहन को इस चीज के साथ रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है कि ये जो एक वर्ड आपके पास आया है ये आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही कैटेगरी में आ सकता है। यानी एक जरूरी नहीं कि आपके पास एक वर्ड अगर नाउन है तो वो हमेशा नाउन ही रहेगा, हो सकता है कि वो नाउन हमारे पास एडजेक्टिव का काम कर रहा है। इसी तरह जरूरी नहीं कि एक वर्ड आपके पास प्रीपोजिशन होगा, हो सकता है कि वो वर्ड, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ, मैं कहता हूँ कि ही has not arrived yet, he has not arrived yet। और जिस तरह आप लोग के पास पेपर का MCQs हैं कि although he is poor yet he is honest, although he is poor yet he is honest। Now in both the sentences we have got one word common and that is yet। In sentence number 1 yet has been underlined, similarly in sentence number 2 yet has also been underlined। लेकिन पहले सेंटेंस में हमारे पास जो yet आया है ये हमारे पास एडवर्ब है, और दूसरे सेंटेंस में हमारे पास जो एडवर्ब आया है दूसरे सेंटेंस में हमारे पास जो वर्ड yet आया है ये हमारे पास कंजंक्शन है। तो अब आप देख सकते हैं कि एक सेंटेंस में हमारे पास एक ही वर्ड yet है, वो किस चीज़ का काम कर रहे हैं? वो एडवर्ब का काम कर रहे हैं, जबकि दूसरे में हमारे पास कंजंक्शन का काम करता है। और याद रखिए आपके पास ये जो क्वेश्चन आते हैं, सही है, ये क्या होते हैं? ये नॉर्मली इसी चीज़ के बेस पर होते हैं, और ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसका आंसर गलत इसी वजह से लिखते हैं क्योंकि उन्होंने तो एक ही रूल सीखा होता है, बस उनको एक दफ़ा उन्होंने सुन लिया कि ये हमारे पास प्रोनाउन है, बस अब वो हर जगह पर इसी चीज़ को अप्लाई करेंगे, ये तो हमारे पास प्रोनाउन है। तो ज़रूरी नहीं है स्टूडेंट्स, याद रखें हम जो हमारा फोकस रहेगा वो इन्हीं दो चीज़ों पर रहेगा कि पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे, हम देखेंगे कि किस तरह एक ही वर्ड है और वो मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो क्या कर रहे हैं, वो हमें मुख्तलिफ सिचुएशंस में मुख्तलिफ यूज़ के लिए जो है वो इस्तेमाल
होता है। तो ये तो आपके पास बन गया है क्वेश्चन ऑफ आइडेंटिफिकेशन। और क्वेश्चन ऑफ आइडेंटिफिकेशन में आपके पास कितने सेक्शंस हैं? ये आपके पास 9 सेक्शंस हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, आर्टिकल्स, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन एंड इंटरजेक्शन। लेकिन आप लोगों ने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि हम जब इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे तो फिर आपके जहन में ये सारी की सारी बातें बड़े डिटेल में जो है वो बैठ जाएगी। फिर हमारे पास जो दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन आता है, दैट इज द क्वेश्चन ऑफ यूसेज। हमारे पास मुख्तलिफ वर्ड्स के मुख्तलिफ यूसेजेस होते हैं। मैं आपको सबसे कॉमन जो एग्जाम्पल है, जो कि बहुत ज़्यादा आसान भी है और आप लोग के पास पेपर्स में आता है, वो मैं आपको बताऊंगा कि अगर हमारे पास वर्ड आ जाए सम और दूसरा हमारे पास वर्ड आ जाए एनी। अब ये दोनों हमारे पास क्या है? ये दोनों हमारे पास क्वांटिफायर्स हैं। हमारे पास सेंटेंस आ जाए, आई नीड डैश बुक्स, आई डू नॉट नीड dash books. Sentence number 3 is, do I need dash book? Let's suppose हमारे पास 3 sentences हैं. Sentence number 1 is, I need dash books. Sentence number 2 is, I do not need dash books. And sentence number 3 is, do I need dash books? अभी हमारे पास क्या, ये हमारे पास 3 sentences हैं और इन तीनों sentences में हमारे पास let's suppose हमें ऑप्शन में ये 2 वर्ड्स दिए गए हैं। हमने इन 2 क्वांटिफायर्स को इसमें से इस्तेमाल करना है। यूसेज की हम बात कर रहे हैं ताकि आपको कंटेक्स्ट से क्लियर हो जाए कि इसका मतलब क्या है। तो अब मैं क्या करूंगा? शुड आई से आई नीड सम बुक्स और आई नीड एनी बुक्स, या मैं कहूंगा कि आई डू नॉट नीड सम बुक्स या आई डू नॉट नीड एनी बुक्स, या डू आई नीड एनी बुक या डू आई नीड सम बुक्स? तो इसमें कौन सा वाला ठीक होगा? तो याद रखिए, बड़ा सिंपल सा पॉइंट है। जब आपके पास सम आता है, सम, तो आप इसको पॉजिटिव सेंटेंस में यूज करते हैं। और जब आपके पास नेगेटिव आ जाए, नेगेटिव, या जब आपके पास इंट्रोगेटिव आ जाए, तो फिर ये हमारे पास हम इसमें यूज करते हैं एनी। सम और एनी में मेन डिफरेंस ये है कि जब हमारे पास सेंटेंस पॉजिटिव होगा तो हम उसमें सम यूज करेंगे, और अगर हमारे पास सेंटेंस नेगेटिव होगा या हमारे पास सेंटेंस इंट्रोगेटिव होगा तो फिर हम उसमें एनी को यूज करेंगे। तो इस वजह से मैं कहता हूं कि आई नीड सम बुक्स, आई डू नॉट नीड एनी बुक्स एंड डू आई नीड एनी बुक। आई नीड सम बुक्स, आई डू नॉट नीड एनी बुक्स एंड डू आई नीड एनी बुक। तो अब ये हमारे पास क्या, ये हमारे पास जो है वो यूसेज वाला क्वेश्चन है, जिसमें हमने ये बता दिया कि इस वर्ड को हम कहां पर यूज करेंगे और कहां पर इसको हम यूज नहीं करेंगे। इसी तरह फॉर एग्जांपल हमारे पास सेंटेंस आ जाए, आई नीड डैश शुगर, आई नीड डैश मार्कर्स। हमारे पास 2 सेंटेंसेस है। सेंटेंस नंबर 1 इज आई नीड डैश शुगर एंड सेंटेंस नंबर 2 इज आई नीड डैश मार्कर्स। और हमारे पास यहां पर सेंटेंस आ जाए मैनी और दूसरा हमारे पास आ जाए मच। मैनी, मच। अब मैनी और मच में क्या डिफरेंस होगा? तो याद रखिए, जब आपके पास काउंटेबल नाउन आ जाए, काउंटेबल नाउन, तो आप उसके साथ मैनी लगा सकते हैं, और जब आपके पास अनकाउंटेबल नाउन आ जाए तो आप उसके साथ मच को लगाएंगे। अब काउंटेबल नाउन कौन सी चीज़ें होती हैं? वो चीज़ें जिनको हम आसानी से काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल होगी, और जिन चीज़ों को हम आसानी से काउंट नहीं कर सकते हैं वो अनकाउंटेबल होगी। या जिन चीज़ों को हम फिंगर टिप्स पे काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल होगी, या जिन चीज़ों को हम फिंगर टिप्स पे काउंट नहीं कर सकते हैं वो अनकाउंटेबल होगी। लेकिन वैसे अभी आप लोगों ने इस काउंटेबल और अनकाउंटेबल के लफड़े में नहीं पढ़ना है, सही है? वैसे भी हम इसको पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास ये जो पॉइंट आया है, आई नीड डैश शुगर, ये शुगर हमारे पास क्या है? ये हमारे पास जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है। इस वजह से मैं कहूँगा कि आई नीड मच शुगर, और दूसरे में मैं कहता हूँ कि आई नीड डैश मार्कर्स। मार्कर्स हमारे पास काउंटेबल नाउन है, इस वजह से मैं कहूँगा कि आई नीड मैनी मार्कर्स। तो होपफुली अब स्टूडेंट्स आपके ज़हन में थोड़ा सा आइडिया बैठ गया होगा कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब क्या है और पार्ट्स ऑफ स्पीच से आपके पास किस किस्म के क्वेश्चंस आते हैं। थोड़ा सा आप लोगों के एक्सप्लेनेशन के लिए और थोड़ा सा रिकेप करने के लिए मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि हमारे पास मुख्तलिफ वर्ड्स के मुख्तलिफ फंक्शंस होते हैं। जब हम इन वर्ड्स को इनके फंक्शन के बेस पर डिवाइड करते हैं तो हम इसे कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब मैंने आपसे ये भी कह दिया कि ज़रूरी नहीं कि आपके पास हर जगह पर एक वर्ड का एक ही मतलब रहे। मुख्तलिफ वर्ड्स के मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ मीनिंग्स होते हैं, और उसी तरह उसके मुख्तलिफ फंक्शंस आपके पास होते हैं। एक वर्ड एक ही जगह पर आपके पास नाउन भी होगा, हो सकता है कि वही वर्ड आपके पास जो है वो फॉर एग्जांपल एडजेक्टिव भी हो। इसी तरह एक ही वर्ड है वो आपके पास प्रोनाउन है, फिर उसी प्रोनाउन में भी हो सकता है कि वो उसके मुख्तलिफ टाइप्स हों। जिस तरह आपके पास वो इंट्रागेटिव प्रोनाउन भी होगा, वो आपके पास रिलेटिव प्रोनाउन भी होगा। इसी तरह एक वर्ड होगा वो हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन भी होगा और वो हमारे पास कंजंक्शन भी होगा। एक वर्ड होगा वो हमारे पास एडवर्ब भी होगा और वो हमारे पास प्रीपोजिशन भी होगा। तो अभी आप सिर्फ इस पॉइंट को ज़हन में बिठा दे, बस यही आप लोगों के लिए काफ़ी है कि हर वर्ड का ज़रूरी नहीं कि एक जगह पर हमने उसे जो कह दिया वो हर जगह पर उसी तरह रहेगा, बल्कि मुख्तलिफ जगहों पर उसके मुख्तलिफ यूसेजेस हो सकते हैं, उसके मुख्तलिफ फंक्शंस हो सकते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो पहला टॉपिक है दैट इज़ नाउन, उस पर डिस्कशन करेंगे। व्हाट इज़ नाउन?
नाउन की हमारे पास जो बड़ी जबरदस्त डिफिनीशन है, दैट इज एनी नेमिंग वर्ड। बस हर वो वर्ड जो आपके पास नाम होगा, नाम, वो आपके पास क्या होगा, वो आपके पास नाउन होगा। चाहे वो किसी पर्सन का नाम है, जिस तरह आप कहते हैं कि अब्दुल्ला, या आप कहते हैं कि समद, या ये आपके पास किसी प्लेस का नेम होगा, जिस तरह आप कहते हैं कि पेशावर और आप कहते हैं कि मर्दान। ये आपके पास किसी बर्ड का नेम भी हो सकता है, आप कहते हैं कि ईगल और आप कहते हैं कि स्पैरो। इस तरह ये आपके पास फॉर एग्जांपल किसी एनिमल का नेम भी हो सकता है, आप कहते हैं कि लिपर्ड और आप कहते हैं कि बफेलो। ये आपके पास किसी थिंग का नेम भी हो सकता है, आपके पास आ जाए मार्कर, आपके पास आ जाए बोर्ड। तो सिंपल मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हर वो वर्ड जो आपके पास नाम होगा, नाम, चाहे वो किसी इंसान का नाम है या वो किसी हैवान का नाम है, चाहे वो किसी इंस्ट्रूमेंट का नाम है, चाहे वो किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का नेम है, चाहे वो किसी अदर चीज़ का नेम है, कोई चीज़ आप कर रहे हो उसका नेम है, या आप किसी चीज़ में सफ़र कर रहे हो उस चीज़ का नेम है, तो हम उसे क्या कहेंगे, हम उसे कहेंगे नाउन। अब हम जो नाउन पे डिस्कशन करेंगे, आप लोग नॉर्मली जब टीचर्स को सुनते हैं या आप नॉर्मली बुक्स को उठाते हैं, तो वहाँ पर आपके पास जो डिस्कशन हुई होती है या आपको जो इन्फॉर्मेशन दिया गया होता है, वो आपके पास डिफिनीशन के बेस पर होता है। यानी अगर आप जो है वो प्रॉपर नाउन को देखते हैं तो वहाँ पर आपको जो है वो फॉर एग्जांपल प्रॉपर नाउन की डिफिनीशन मिलेगी, या अगर आप जो है वो कॉमन नाउन को देखते हैं तो आपको जो कॉमन नाउन की डिफिनीशन है वो दी गई होगी, लेकिन इनके दरमियान जो डिफरेंस है वो आपके पास डिस्कस नहीं होती। तो हम इसको जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ एंगल से डिस्कस करेंगे। हो सकता है कि ये आपकी ज़िंदगी की पहली दफ़ा हो कि आप इसको इस स्टाइल से सीख रहे हैं, लेकिन आप इससे जो है वो बिल्कुल आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है, बल्कि आपने इस पे ग्रिप हासिल करनी है ताकि आपके पास किसी किस्म का भी क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको आसानी से हल कर सकें। हमारे पास है प्रॉपर नाउन वर्सेस कॉमन नाउन, ये हमारे पास है इंडिविजुअल, ये हमारे पास है क्लास, ये हमारे पास है प्लूरल, और ये हमारे पास है आर्टिकल्स, और ये हमारे पास है कैपिटल लेटर। अब सबसे पहला पॉइंट, हमारे पास जो प्रॉपर नाउन होता है इसको हम एक इंडिविजुअल के लिए यूज करते हैं और कॉमन नाउन को हम इंडिविजुअल के लिए यूज नहीं करते हैं। प्रॉपर नाउन को हम इंडिविजुअल के लिए यूज करते हैं, जबकि कॉमन नाउन को हम एक इंडिविजुअल के लिए यूज नहीं करते। इसी तरह प्रॉपर नाउन को हम क्लास के लिए, या इसको मैं अगर यहाँ पर ग्रुप लिखूँ तो भी ठीक होगा, या ग्रुप के लिए यूज नहीं करते हैं, जबकि कॉमन नाउन को हम एक ग्रुप के लिए या एक क्लास के लिए यूज करते हैं। अब मतलब क्या है इसका, मैं कहता हूं कि अली इज अ बॉय, अली इज अ बॉय। अब अली हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक इंसान का नाम है, एक इंसान का, ये एक इंडिविजुअल का नेम है। और बॉय हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक ग्रुप का नेम है, इसमें हमारे पास जो है वो बहुत ज्यादा बंदे आते हैं। तो जब आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक इंसान आ जाए, एक या इंडिविजुअल आ जाए, या मैं कहता हूं कि पेशावर इज अ सिटी। अब पेशावर हमारे पास क्या है, पेशावर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक जगह का नाम है। इंडिविजुअल का मतलब होता है कि सिर्फ और सिर्फ एक का, तो ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक जगह का या एक पर्सन का नाम होता है। जबकि हमारे पास जो कॉमन नाउन होता है ये हमारे पास एक क्लास का नेम होता है, या ये हमारे पास एक ग्रुप का नेम होता है। क्लास या ग्रुप का मतलब ये है कि ये नाम आप मुख्तलिफ चीज़ों को दे सकते हैं, या ये हमारे पास कुछ क्वालिटीज़ होती हैं और उन क्वालिटी के बेस पर, हम उन क्वालिटीज़ के बेस पर ये पॉइंट जिसमें भी होंगे हम उसे क्या कहेंगे, हम उसे जो है वो नाम देंगे। यानी फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि अलीना इज अ गर्ल। अब अलीना हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक इंसान है, उसकी अपनी खुसूसियात है, उनका अपना जो है वो हेयर स्टाइल होगा, उनके अपने जो है वो आंखें जिस तरह होगी, या उनका चेहरा जिस तरह होगा, या उनके बातें करने का जो स्टाइल होगा, वो सिर्फ और सिर्फ उनका जो है वो अपना इंडिविजुअल होगा। लेकिन अब अलीना जो है वो दुनिया की सिर्फ और सिर्फ एक लड़की नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक ही लड़की है जिसका नाम है अलीना, नहीं, बल्कि ये गर्ल हमारे पास एक कॉमन नाउन है जिसको हम कुछ स्पेसिफिकेशन के बेस पर और क्वालिटी के बेस पर जो है वो हम उसको गर्ल कंसिडर करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आपके पास ये हुआ कि आपके पास जो कॉमन नाउन होता है आप इसको एक क्लास के लिए या एक ग्रुप के लिए यूज करते हैं, जबकि आपके पास जो प्रॉपर नाउन होता है आप इसको एक इंडिविजुअल के लिए यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास ये है कि हमारे पास जो प्रॉपर नाउन होता है उसका हमारे पास प्लूरल फॉर्म नहीं होता, लेकिन कॉमन नाउन का हमारे पास प्लूरल फॉर्म होता है। हमारे पास जो प्रॉपर नाउन होता है उसका हमारे पास प्लूरल फॉर्म नहीं होता, जबकि कॉमन नाउन का हमारे पास प्लूरल फॉर्म होता है। यानी अगर मैं कहता हूं कि आई मेट सम बॉयज, आई मेट सम बॉयज, आई मेट सम
गर्ल्स। अब आप देख सकते हैं कि बॉय हमारे पास सिंगुलर है और इसका जो हमारे पास प्लूरल है दैट इज बॉयज। इस तरह हमारे पास गर्ल है, सो गर्ल इज बेसिकली अ सिंगुलर और इसका हमारे पास जो प्लूरल है दैट इज गर्ल्स। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि आई मेट सम इमरान्स, तो हमारा ये जो सेंटेंस होगा ये गलत होगा, क्योंकि इमरान हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन का हमारे पास प्लूरल फॉर्म नहीं होता। या अगर मैं कहता हूं कि आयसा समझ, ऐसा समझ, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये सेंटेंस हमारे पास गलत बन जाएगा, क्योंकि समझ हमारे पास प्लूरल नाउन है और प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन का हमारे पास प्लूरल नाउन नहीं होता है। लेकिन अब एक क्वेश्चन बनता है, लेट्स सपोज हमारे क्लास में 4 लड़के हैं और उन चारों लड़कों का नाम क्या है, उन चारों लड़कों का नाम जो है वो समद है, तो फिर मैं क्या करूंगा। मेरे क्वेश्चन को समझे। हमने पहला पॉइंट यहाँ पर ये डिस्कस कर लिया कि हमारे पास जो प्रॉपर नाउन होता है उसका हमारे पास प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। ठीक है भाई, यहाँ तक तो आप लोग समझ गए। लेकिन हमारे क्लास में जो है वो 4 लड़कियां हैं और उन 4 लड़कियों का नाम है हिना, या हमारे पास क्लास में 4 लड़के हैं और उन 4 लड़कों का नाम है समद, तो अब मैं क्या कहूँगा। तो अब याद रखें, हमारे पास अगर मैं यहाँ पर ये सेंटेंस इस तरह लिखूँ कि देयर आर 4 हिनाज इन आवर क्लास, देयर आर 4 हिनाज इन आवर क्लास, या मैं कहूँ कि देयर आर मेनी समद्स इन द हॉल, देयर आर मेनी समद्स इन द हॉल। तो अब क्या ये सेंटेंसेस हमारे पास ठीक होंगे या ठीक नहीं होंगे। तो ये सेंटेंसेस हमारे पास ठीक है। तो अब आप कहेंगे कि सर अभी तो आपने कहा कि हमारे पास प्रॉपर नाउन का प्लूरल फॉर्म नहीं होता, और अभी आप कह रहे हैं कि आप इसके साथ जो है वो क्या करें, आप इसके साथ इसका प्लूरल फॉर्म लगा लें। तो अब आपके जहन में 2 क्वेश्चन होगी कि सर या तो ये गप है या ये शप है। तो क्वेश्चन ये कि ना तो ये गप है और ना शप है, बल्कि ये आपके पास क्या है, आपके पास एक्सेप्शन केसेस है। एक्सेप्शन केसेस को जो है वो समझा करें आप। हमने ये पॉइंट डिस्कस किया कि किसी भी प्रॉपर नाउन का हमारे पास प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, लेकिन उस प्रॉपर नाउन का हमारे पास प्लूरल फॉर्म तब हम बना सकते हैं जब हम उससे पहले कोई क्वांटिफायर को यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, क्वांटिफायर। अब क्वांटिफायर किसे कहते हैं, तो क्वांटिफायर पे इंशाल्लाह हम एक अलग क्लास लेंगे जिसमें मैं डिटेल में आपको बताऊंगा कि क्वांटिफायर किसे कहते हैं और इसको आप कहां कहां पर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अभी आप इस लेवल पे इतना समझे कि हमारे पास किसी प्रॉपर नाउन का प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, और उसका अगर हम प्लूरल फॉर्म बनाते हैं तो उसके लिए हमारे पास रूल ये है कि उस प्रॉपर नाउन से पहले हम क्वांटिफायर को यूज करेंगे। अगर इससे पहले हम क्वांटिफायर को यूज नहीं करेंगे तो हम उस प्रॉपर नाउन का प्लूरल फॉर्म नहीं बना सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास ये है कि हमारे पास जो प्रॉपर नाउन होता है हम उनके साथ आर्टिकल को यूज नहीं करते, लेकिन हमारे पास जो कॉमन नाउन होता है हम उसके साथ आर्टिकल्स को यूज करते हैं। हमारे पास जो प्रॉपर नाउन होता है हम उसके साथ आर्टिकल्स को यूज नहीं करते हैं, और हमारे पास जो कॉमन नाउन होता है हम उसके साथ आर्टिकल्स को यूज कर सकते हैं। क्या मतलब है इसका, देखिए हमारे पास आर्टिकल्स 3 है, ए, एन एंड द। ए, एन, द। मैं कहता हूं कि आई नीड अ मार्कर, मैं कहता हूं आई नीड एन ऑरेंज, और इस तरह मैं कहता हूं कि आई नीड द बुक। अब पहले सेंटेंस में हमारे पास कॉमन नाउन कौन सा है, दैट इज मार्कर। दूसरे में हमारे पास जो कॉमन नाउन है दैट इज ऑरेंज। तीसरे में हमारे पास जो कॉमन नाउन है दैट इज बुक। In sentence number 1, the common noun is marker. In sentence number 2, the common noun is orange. And in sentence number 3, the common noun is book. अब आप देख सकते हैं कि पहले के साथ मैंने ए लगा लिया, दूसरे के साथ मैंने एन लगा लिया, तीसरे के साथ मैंने द लगा लिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो कॉमन नाउन होते हैं हम उनके साथ आर्टिकल्स को यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं यहां पर कहूं कि आई मेट अ कामरान, या मैं कहूं कि द समद इज राइटिंग, या मैं कहूं कि द अब्दुल्ला इज नॉटी, या मैं कहूं कि द फरा आस्क्स मैनी क्वेश्चंस। तो अब ये जो हमारे पास सारे सेंटेंसेस होंगे ये सारे के सारे सेंटेंसेस हमारे पास गलत होंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर कामरान प्रॉपर नाउन है और हमने इसके साथ आर्टिकल ए लगाया है। इस तरह यहाँ पर समद हमारे पास जो है वो प्रॉपर नाउन है, हमने इसके साथ आर्टिकल द लगाया है। यहाँ पर अब्दुल्ला भी प्रॉपर नाउन है, हमने इसके साथ आर्टिकल द लगाया है। यहाँ पर फरा हमारे पास प्रॉपर नाउन है और हमने उसके साथ आर्टिकल द लगाया है।
और रूल के मुताबिक हमारे पास जब प्रॉपर नाउन आएगा तो हम उसके साथ आर्टिकल को यूज नहीं करेंगे। अब इसमें भी हमारे पास एक एक्सेप्शन केस है। अगर मैं कहूं कि द हसीना इज डैश, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि शेरबानो ऑफ पुश्तो लिटरेचर, हसीना इज डैश शेरबानो ऑफ पुश्तो लिटरेचर। दूसरा सेंटेंस मैं कहता हूं कि डैश इब्राहिम इज डैश हिटलर ऑफ QCA। हमारे पास दो सेंटेंसेस है कि डैश हसीना इज डैश शेरबानो ऑफ पश्तो लिटरेचर, और दूसरा सेंटेंस हमारे पास है कि डैश इब्राहिम इज डैश हिटलर ऑफ QCA। अब याद रखिए कि जब आप टू प्रॉपर नाउन्स की आपस में कंपैरिजन कर रहे हैं, व्हेन यू आर मेकिंग अ कंपैरिजन ऑफ टू प्रॉपर नाउन्स, यहां पर हम हसीना को शेरबानो के साथ कंपेयर कर रहे हैं और यहां पर हम इब्राहिम को हिटलर के साथ कंपेयर कर रहे हैं। सो यू कैन सी दैट वी आर मेकिंग अ कंपैरिजन ऑफ टू प्रॉपर नाउन्स। तो अगर आप टू प्रॉपर नाउन्स की आपस में कंपैरिजन करते हैं तो फिर हमारे पास रूल ये है कि हमारे पास जो सेकंड नाउन होगा हम उसके साथ आर्टिकल द लगाएंगे और पहले नाउन के साथ हम कुछ भी यूज नहीं करेंगे। फिर से सुने, हमारे पास अगर किसी भी टू प्रॉपर नाउन्स की हम आपस में कंपैरिजन करते हैं तो आपके पास जो सेकंड नाउन होगा आप उसके साथ आर्टिकल द को यूज करेंगे और फर्स्ट नाउन के साथ आपने कुछ भी यूज नहीं करना है। इसी तरह दूसरे में हम क्या कर रहे हैं कि हम इब्राहिम को और हिटलर को आपस में कंपेयर कर रहे हैं, तो इस वजह से फर्स्ट नाउन के साथ हमने कहा कि कुछ भी नहीं आएगा। तो कुछ भी नहीं आने का मतलब ये है कि ना तो आपने इसके साथ ए लगाना है, ना आपने इसके साथ एन लगाना है, और ना आपने इसके साथ द लगाना है। तो और दूसरा हमारे पास जो नाउन आएगा तो हम उसके साथ लगा लेंगे आर्टिकल द। तो इस वजह से हम कहते हैं कि इब्राहिम इज द हिटलर ऑफ QCA। आप लोगों के पास पेपर में ये MCQs बहुत ज्यादा रिपीटेडली आ रहा है कि डैश गनी खान इज डैश जॉन कीट्स ऑफ पश्तो लिटरेचर, डैश गनी खान इज डैश जॉन कीट्स ऑफ पश्तो लिटरेचर। तो अब यहाँ पर हम गनी खान को जॉन कीट्स के साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो इस वजह से फर्स्ट नाउन के साथ हमने कुछ भी नहीं लगाना और सेकंड नाउन के साथ हम लगा देंगे आर्टिकल द। तो होपफुली आप एक्सेप्शन केस को समझ गए हैं। थोड़ा सा अगर मेरी कैप करके आपको बताऊं तो हम प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल को यूज नहीं करते हैं, और अगर हम इसके साथ आर्टिकल यूज करते तो हमारे पास एक ही एक्सेप्शन केस है, और वो हमारे पास तब होता है कि जब हम टू प्रॉपर नाउन्स की आपस में कंपैरिजन करते हैं तो हमारे पास जो सेकंड नाउन आएगा हम उसके साथ आर्टिकल द लगाएंगे, जबकि फर्स्ट के साथ कुछ भी नहीं लगाएंगे। सो कमिंग टुवर्ड्स द लास्ट पॉइंट, दैट इज कैपिटल लेटर। तो हमारे पास जो प्रॉपर नाउन होता है हम इसको हमेशा क्या करते हैं, हम हमेशा इसको कैपिटल लेटर के साथ लिखते हैं, जबकि कॉमन नाउन को हम हमेशा कैपिटल लेटर के साथ नहीं लिखते हैं। और ये जो कैपिटल लेटर वाला पॉइंट होता है ये ज्यादातर कहां पर आता है, वो जब आपसे कहते हैं कि चूज द करेक्ट सेंटेंस, चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो जो करेक्ट सेंटेंस आप सिलेक्ट करते हैं ये क्वेश्चन आपके पास वहां पर आता है। अब अगर मैं फॉर एग्जाम्पल लिखूं कि आई सॉ अ बॉय, तो ये जो हमारे पास सेंटेंस होगा ये सेंटेंस गलत होगा, क्योंकि यहां पर हमारे पास जो बॉय आया है ये हमारे पास कॉमन नाउन है, और रूल के मुताबिक इस कॉमन नाउन के साथ हमने इसको क्या करना है, स्मॉल लेटर के साथ यूज करना है। द ओनली सिचुएशन वेयर यू कैन स्टार्ट अ कॉमन नाउन विद कैपिटल लेटर इज द स्टार्ट ऑफ अ सेंटेंस। याद रखिए, जब आप किसी सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ सेंटेंस के स्टार्ट में आप उस लेटर को उस कॉमन नाउन को कैपिटल लेटर के साथ लिख सकते हैं, अदरवाइज आपने हमेशा इसको स्मॉल लेटर्स के साथ लिखना होगा। इसी तरह अगर मैं कहता हूं कि सम गर्ल्स आर टॉकिंग, तो हमारे ये जो सेंटेंस होगा ये भी गलत होगा, क्योंकि हमारे पास ये जो गर्ल्स हैं ये हमारे पास कॉमन नाउन है, और कॉमन नाउन को हम कैपिटल लेटर के साथ यूज नहीं करते हैं। इसी तरह अगर मैं यहां पर इस तरह लिखूं कि आई सॉ अ सजाद, आई सॉ अ सजाद, तो हमारा ये जो सेंटेंस होगा ये भी क्या होगा, ये भी गलत होगा। क्यों? क्योंकि सजाद हमारे पास जो है वो प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन को हमने हमेशा कैपिटल लेटर के साथ लिखना होगा। इस तरह अगर मैं कहता हूं कि आई मेट तारिक, आई मेट तारिक, तो हमारा ये जो सेंटेंस होगा ये भी गलत होगा, क्योंकि तारिक हमारे पास प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन को हम हमेशा कैपिटल लेटर के साथ लिखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखें कि आपके पास जो प्रॉपर नाउन आएगा आप हमेशा इसको कैपिटल लेटर के साथ लिखेंगे। तो होपफुली अब इसके दरमियान जो मेन डिफरेंसेस हैं आप उनको जो है वो समझ गए हैं। फिर इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आता है दैट इज
मटीरियल वर्सेस concrete noun. Material versus concrete noun can be seen, can be touched, can be shown to others, other things can be made from it. Next is articles and the last point is plural. हमारे पास मटीरियल और कंक्रीट नाउन में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं और अक्सर औकात वो इसमें बहुत बड़ी गलती कर लेते हैं। देखिए, हमारे पास जो मटीरियल नाउन होता है हम उसको देख सकते हैं, इसी तरह हम कंक्रीट नाउन को भी देख सकते हैं। हम मटीरियल नाउन को टच कर सकते हैं और हम कंक्रीट नाउन को भी टच कर सकते हैं। हम कंक्रीट नाउन को भी दूसरों को दिखा सकते हैं और मटीरियल नाउन को भी दूसरों को दिखा सकते हैं। तो फिर इसके दरमियान डिफरेंस क्या है? अगर हम इन दोनों को टच भी कर सकते हैं, हम इन दोनों को देख भी सकते हैं, हम इन दोनों को दूसरों को दिखा भी सकते हैं, तो फिर इनके दरमियान डिफरेंस क्या होगा? तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्वेश्चन ये है कि मटीरियल नाउन से आप दूसरी चीज़ें बना सकते हैं जबकि कंक्रीट नाउन से आप दूसरी चीज़ें नहीं बना सकते हैं। इस पॉइंट को समझे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये आप लोग के पेपर्स में बहुत ज़्यादा रिपीटेडली आता है। कंक्रीट नाउन वो नाउन्स होते हैं जिनसे आप दूसरी चीज़ें नहीं बना सकते हैं, जबकि मटीरियल नाउन से आप दूसरी चीज़ें बना सकते हैं। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये मार्कर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, आपके ख्याल से ये कंक्रीट नाउन है या ये मटीरियल नाउन है? सो दिस मार्कर इज बेसिकली अ कंक्रीट नाउन, क्योंकि आप इससे दूसरी कोई चीज़ नहीं बना सकते हैं। क्या आप इस मार्कर से कोई दूसरी चीज़ बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। इस तरह फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास बोर्ड है, तो आपके ख्याल से ये जो हमारे पास बोर्ड है ये हमारे पास कंक्रीट नाउन है या ये हमारे पास मटीरियल नाउन है? तो ये हमारे पास कंक्रीट नाउन है, क्योंकि हम इससे दूसरी चीज़ें नहीं बना सकते। अब एक बंदा कहेगा कि क्यों नहीं सर, हम इससे मेज़ बना सकते हैं, वी कैन मेक अ टेबल फ्रॉम इट। तो आप ये जो टेबल बनाएंगे आप इस बोर्ड से नहीं बनाएंगे, क्योंकि आप किस चीज़ से बनाएंगे? जी हाँ, आप इस वुड से बनाएंगे। तो वुड हमारे पास बन जाएगा मटीरियल नाउन, जबकि ये जो बोर्ड हमारे पास है ये हमारे पास बन जाएगा कंक्रीट नाउन। यहाँ पर हमारे पास है प्लास्टिक। अब ये जिस प्लास्टिक से बना है दैट प्लास्टिक इज बेसिकली मटीरियल नाउन, और ये जो हमारे पास मार्कर है ये हमारे पास क्या? ये हमारे पास कंक्रीट नाउन है। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स वो क्या होते हैं, वो इसमें बहुत ज़्यादा गलत होते हैं और वो इसके दरमियान जो मेन डिफरेंस होती है वो इसको नहीं समझ पाते हैं। तो याद रखें, हमारे पास जो कंक्रीट नाउन होती है आप उससे दूसरी चीज़ें नहीं बना सकते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सही है। और इसी के बेस पर फिर हमारे पास आ जाएगा कि हमारे पास जो मटीरियल नाउन होता है हम उसके साथ आर्टिकल को यूज़ नहीं करते हैं, जबकि कंक्रीट नाउन के साथ हम आर्टिकल को यूज़ करते हैं। हमारे पास जो मटीरियल नाउन होता है हम उसके साथ आर्टिकल को यूज़ नहीं कर सकते हैं, जबकि कंक्रीट नाउन के साथ हम आर्टिकल को यूज़ करते हैं। अगर मैं कहता हूँ कि आई नीड अ वुड तो ये गलत होगा। अगर मैं कहता हूँ कि आई नीड अ प्लास्टिक तो ये भी क्या होगा? ये भी हमारे पास गलत होगा। अब अगर एक बंदा कहते कि मेरा मतलब तो इससे शॉपिंग बैग है, तो फिर आप शॉपिंग बैग लेके ना, सही है, क्योंकि प्लास्टिक तो हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एक मटीरियल नाउन है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आई नीड अ चेयर, अब चेयर हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एक कंक्रीट नाउन है और ये चेयर किस चीज़ से बनी है? वुड से बनी है। तो आप वुड के साथ तो नहीं लगा सकते, लेकिन उस चेयर के साथ लगा सकते हैं। अगर मैं कहता हूँ कि आई नीड अ प्लास्टिक टेबल, आई नीड अ प्लास्टिक टेबल, अब ये जो ए आपने लगाया ये आपने प्लास्टिक के लिए नहीं लगाया, बल्कि आपने इसको टेबल के लिए लगाया है। तो टेबल हमारे पास क्या है? टेबल हमारे पास कंक्रीट नाउन है, जबकि प्लास्टिक हमारे पास क्या है? ये हमारे पास मटीरियल नाउन है। और फिर इसी में हमारे पास जो लास्ट पॉइंट है दैट इज हमारे पास मटीरियल नाउन का प्लूरल नहीं होता, जबकि कंक्रीट का आपके पास प्लूरल होता है। अब अगर आप कहते हैं कि आई नीड वाटर्स, गलत होगा। अगर आप कहते हैं कि आई वांट वर्ड्स, ये क्या होगा? ये गलत होगा। लेकिन अगर आप कहते हैं कि ही बॉट चेयर्स तो ठीक होगा। अगर आप कहते हैं कि ही बॉट मार्कर्स तो ये भी क्या होगा? ये भी आपके पास ठीक होगा। अब हमने ये पॉइंट डिस्कस कर लिया कि हमारे पास फॉर एग्जांपल वाटर है, वाटर पानी, या हमारे पास वुड है, वुड जिसको हम कहते हैं लकड़ी, तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास जो है वो मटीरियल नाउन है, क्योंकि वाटर से आप मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें बना सकते हैं। आप इससे जूस भी बना सकते हैं, आप इससे शरबत भी बना सकते हैं और आप इसको मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ सिचुएशन में यूज़ कर सकते हैं। इस तरह हमारे पास वुड है, वुड से आप टेबल भी बना सकते हैं, आप इससे चेयर भी बना सकते हैं, आप इससे डोर और विंडो वगैरह बना सकते हैं। तो फिर इसका मतलब ये हो कि हमारे पास इसका प्लूरल फॉर्म नहीं होगा, लेकिन हमारे पास तो वर्ड मौजूद होता है वाटर्स, इस तरह हमारे पास वर्ड मौजूद होता है वर्ड्स। तो फिर क्या इसका मतलब ये हुआ कि हमने ये जो प्लूरल नाउन का पॉइंट मटीरियल नाउन के बारे में डिस्कस कर लिया, ये गलत है? तो नहीं भाई, ये गलत नहीं है, सही है। याद रखें, पहला पॉइंट तो ये है कि देयर इज नो प्लूरल फॉर्म
या देयर इज नो प्लूरल नाउन फॉर अ मटीरियल नाउन। और अगर आपको किसी भी मटीरियल नाउन का प्लूरल फॉर्म नजर आ जाए तो याद रखें वो उस मटीरियल नाउन का प्लूरल फॉर्म नहीं होगा, बल्कि उसकी जो मीनिंग होगी वो मुकम्मल गलत होगी। अब कैसे गलत होगी, देखिए वाटर का मतलब क्या है, पानी। तो अगर हमारे पास आ जाए वाटर्स तो फिर तो इसका मतलब होगा पानिया, नहीं, इसका मतलब पानिया नहीं है, बल्कि इसका मतलब है रिवर, जिसको हम दरिया भी कहते हैं। तो अगर आप कहते हैं कि वाटर्स, तो वाटर्स का मतलब होता है रिवर्स, और वाटर का मतलब होता है पानी। इस तरह आपके पास वुड का मतलब क्या होता है, लकड़ी। लेकिन अगर आप कहते हैं कि वुड्स, तो फिर तो इसका मतलब होगा लकड़ियां, सही है, नहीं। वुड्स का मतलब क्या है, वुड्स का मतलब होता है फॉरेस्ट, जंगल। अब आप देख सकते हैं कि लकड़ी में और जंगल में कितना जमीन और आसमान का फर्क है। तो मैं आपको ये पॉइंट बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारे पास जो मटीरियल नाउन होता है उसका हमारे पास प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंक्रीट वर्सेस एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब कंक्रीट नाउन हमारे पास वो नाउन होता है जिसको हम देख सकते हैं, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम देख नहीं सकते। इसी तरह हम कंक्रीट नाउन को टच कर सकते हैं, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम टच नहीं कर सकते हैं। और कंक्रीट नाउन हम दूसरों को भी दिखा सकते हैं, जबकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम दूसरों को नहीं दिखा सकते हैं। क्या मतलब है इसका, अभी आप इसका मतलब जो है वो आसानी के साथ समझ जाएंगे। देखिए, हम कंक्रीट नाउन को भी दूसरों को दिखा सकते, कंक्रीट नाउन को भी फील कर सकते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को भी हम फील कर सकते हैं। अब इसके दरमियान जो मेन डिफरेंस है आप इसको समझने की कोशिश करिए। देखिए, कंक्रीट नाउन आपके पास ये मार्कर हैं, आप इसको देख सकते हैं, आपको नजर आ रहे हैं कि नहीं, जी बिल्कुल आपको नजर आ रहे हैं। आप इसको टच कर सकते हैं, हाँ आप इसको टच भी कर सकते हैं। हाँ वैसे आप टच तो नहीं कर सकते क्योंकि आप मुझे कैमरे की आंख से देख रहे हैं, लेकिन वैसे आप इसको टच भी कर सकते हैं, आप इसे दूसरों को दिखा भी सकते हैं। लेकिन फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है, वो अपने अम्मी से कहते कि मामा आई लव यू फॉर एग्जाम्पल। अब ये जो हमारे पास मोहब्बत है, लव, क्या एक बंदा दूसरे बंदे को दिखा सकता है कि ये देखो ये मेरी मोहब्बत है, सही है, नहीं। या फॉर एग्जाम्पल आप मुझसे कहते हैं कि सर हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, और मैं आपसे कहता हूँ कि कितना, और आप मुझसे कहते हैं कि सर 5 किलो। इस तरह तो नहीं कर सकते ना। या मैं आपसे कहता हूँ कि आप मुझे अपना रिस्पेक्ट जो है वो दिखा दे, और आप जेब से अपना रिस्पेक्ट निकालते और मुझे दिखा देते कि सर देखिए ये वो रिस्पेक्ट है जो मैं आपकी करता हूँ, नहीं। बल्कि हमारे पास जो रिस्पेक्ट है वो हमारे पास ऐसी चीज़ है जो कि हम दूसरों को नहीं दिखा सकते हैं। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल आप मुझसे कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और मैं आपसे कहता हूँ कि आप कितना खुश हैं, तो आप मुझसे सिर्फ इतना कह सकते कि बहुत ज़्यादा, लेकिन कितना ज़्यादा यू कैन नॉट शो इट टू मी। तो दिखाने का मतलब ये है कि आप इसको उठा ले और दूसरे बंदे को दिखा दे कि ये देखिए ये हमारे पास जो है वो चीज़ है। तो अगर आप इसको उठाकर इस तरह दिखा सकते हैं तो फिर ये हमारे पास बन जाएगा कंक्रीट नाउन, और अगर आप इसको उठाकर दूसरों को नहीं दिखा सकते हैं तो फिर ये हमारे पास बन जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारे पास वो नाउन्स होते हैं जिसको हम सिर्फ और सिर्फ फील कर सकते हैं, जो कि हमारे अंदर होते हैं, और हम इसको उठाकर दूसरों को दिखा नहीं सकते हैं। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कंक्रीट नाउन में हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि कंक्रीट नाउन का हमारे पास प्लूरल फॉर्म होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का हमारे पास प्लूरल फॉर्म कभी होता है और कभी नहीं होता है। तो मैं यहां पर क्रॉस लगा लेता हूं, जरा पॉइंट को समझे। हमारे पास जो कंक्रीट नाउन होते हैं उसका हमारे पास प्लूरल फॉर्म होता है, जबकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कुछ हमारे पास ऐसे नाउन्स होते हैं जिसका हमारे पास प्लूरल फॉर्म होता है, और कुछ हमारे पास ऐसे नाउन्स होते हैं जिसका हमारे पास प्लूरल फॉर्म नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं कि टेबल, तो मैं कह सकता हूं कि टेबल्स। अगर मैं कहूं कि मार्कर, सो आई कैन से के मार्कर्स। अगर मैं कहूं कि बुक, तो मैं कह सकता हूं कि बुक्स। लेकिन अगर मैं कहूं कि हेट, नफरत, अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि हेट्स। हेट हमारे पास क्या, ये हमारे पास एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और इसका हमारे पास प्लूरल फॉर्म हेट्स नहीं आ सकता। इस तरह हमारे पास है लव, तो हम नहीं लिख सकते लव्स। अगर मैं कहूं कि हैप्पीनेस और मैं कहूं कि हैप्पीनेसेस, तो नहीं, ये तीनों हमारे पास क्या हो जाएंगे, ये हमारे पास गलत हो जाएंगे, क्योंकि ये तीनों हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के नॉर्मली हमारे पास प्लूरल फॉर्म नहीं होते हैं। लेकिन हमारे पास आ सकता है कि फॉर एग्जांपल शेडो। अब साया हमारे पास जो होता है, सही है, हम उसको जो है वो सिर्फ महसूस कर सकते हैं, सही है, उसको हम जो है वो दूसरे बंदे को दिखा भी नहीं सकते हैं, तो इस वजह से हमारे पास इसका प्लूरल होता है शेडोस। या अगर हमारे पास आ जाए गुस्ट, तो इसका हमारे पास प्लूरल फॉर्म है गुस्ट्स। या अगर हमारे पास आ जाए सोल, तो इसका हमारे पास प्लूरल फॉर्म आ सकता है सोल्स। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे होते हैं जिसका हमारे पास प्लूरल फॉर्म होता है, जबकि कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हमारे पास ऐसे होते हैं जिसका हमारे पास प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हमारे पास जो कंक्रीट नाउन आते हैं हम उसके साथ आर्टिकल्स को यूज करते हैं, जबकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ हम नॉर्मली आर्टिकल्स को यूज नहीं करते हैं। यहाँ पर भी वही हमारे पास वही वाला रूल है कि हम क्या करते हैं कि कुछ हमारे पास ऐसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं जिसके साथ हम आर्टिकल्स को यूज करते हैं, लेकिन जनरली हम इसके साथ आर्टिकल को यूज नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कह सकता हूँ कि अ मार्कर इज यूज्ड
फॉर राइटिंग, अ मार्कर इज यूज्ड फॉर राइटिंग। अगर मैं कहूँ कि द बुक इज एक्सपेंसिव तो भी हमारे पास ठीक होगा, लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि अ लव इज अ पार्ट ऑफ लाइफ तो हमारा ये जो सेंटेंस होगा वो गलत होगा। सही है, क्योंकि लव हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ हम नॉर्मली आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। इस तरह अगर मैं कहूँ कि द हेड वाज शोन, तो ये जो हमारे पास सेंटेंस है ये भी हमारे पास गलत हो जाएगा, क्योंकि हेड हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ हम आर्टिकल्स को यूज नहीं करते हैं। तो ये हमारे पास बन गया है कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के दरमियान डिफरेंस। एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कंक्रीट नाउन के दरमियान मेन डिफरेंस ये है कि कंक्रीट नाउन को आप दूसरे बंदे को उठाकर दिखा सकते हैं कि ये देखिए ये हमारे पास ये चीज़ है, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आप उठाकर दूसरे बंदे को नहीं दिखा सकते हैं। कंक्रीट नाउन को आप फील कर सकते हैं, लेकिन उसकी फीलिंग और एब्स्ट्रैक्ट नाउन की फीलिंग में क्या होती है, उसमें आपके पास जो है वो डिफरेंस होती है। तो ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया है कंक्रीट वर्सेस एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फिर नेक्स्ट हमारे पास जो हम इसमें लास्ट कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं वो हम करते हैं काउंटेबल वर्सेस अनकाउंटेबल नाउन का, जो कि आप लोग के ईटा पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यू पीपल नीड टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग ऑफ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स, क्योंकि बार बार हम फिर इसकी तरफ जो है वो रेफर करेंगे। सही है, कैन बी काउंटेड इजीली, be counted on fingertips। फिर हमारे पास इसमें आ जाएगा आर्टिकल्स, फिर आ जाएगा प्लूरल, और फिर इसके बाद हम बात करेंगे मैनी की और मच की। अच्छा जी, काउंटेबल नाउन की नॉर्मल डिफिनेशन ये होती है कि वो चीज़ें जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जिन चीज़ों को हम काउंट कर सकते हैं हम उसे काउंटेबल कहते हैं, और जिन चीज़ों को हम काउंट नहीं कर सकते हैं हम उसे अनकाउंटेबल कहते हैं। अब एक बंदा कहते हैं कि सर मैं अगर बैठ जाऊं तो मैं तो चावल के दाने गिन सकता हूं, या आप मेरे सामने पल्सेस दाल वगैरह रखें मैं उसको भी गिन लूंगा, तो उसकी बात तो ठीक है। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स आपने इस पॉइंट को जहन में बिठाना है कि वो चीज़ें जिनको आप आसानी से काउंट कर सकते हैं, रिमेंबर दोज थिंग्स दैट यू कैन काउंट इजिली आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन्स, एंड दोज नाउन्स दैट यू कैन नॉट काउंट इजिली आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन्स। जिन चीज़ों को आप आसानी से काउंट कर सकते हैं हम उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं, और जिन चीज़ों को आप आसानी से काउंट नहीं कर सकते हैं आप उसे अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल एक क्लासरूम में हमारे पास चेयर्स पड़े हैं, तो उन चेयर्स को हम बड़े आसानी से काउंट कर सकते हैं, लेकिन हमारे साथ एक बॉटल है या जार है और उसमें हमारे पास चीनी है, तो उस चीनी को हम काउंट नहीं कर सकते हैं। दूसरा जो इसके अलावा जो दूसरी डिफिनेशन है उसके आप अगर याद कर ले तो फिर आप लोगों के लिए जो है वो चीज़ें और भी बहुत ज़्यादा आसान बन जाएंगी। जिन चीज़ों को आप अपने फिंगर टिप्स पे काउंट कर सकते हैं, फिंगर टिप्स 1 2 3 4 5, तो ये हमारे पास क्या बन जाएंगे, ये हमारे पास बन जाएंगे काउंटेबल नाउन। और जिन चीज़ों को आप अपने फिंगर टिप्स पे काउंट नहीं कर सकते हैं हम उसे कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन। यानी फॉर एग्जांपल आपके सामने बुक्स पड़े हैं तो आप उन बुक्स को अपने फिंगर टिप्स पे काउंट कर सकते हैं, या आपके सामने फॉर एग्जांपल आपके कजन्स वगैरह बैठे हैं सो यू कैन काउंट देम ऑन फिंगर टिप्स, लेकिन आपके सामने चावल पड़े हैं तो आप उन चावल को जो है वो क्या है, आप उनको जो है वो गिन नहीं सकते हैं अपने फिंगर टिप्स पे। तो इस वजह से जिन चीज़ों को हम आसानी से काउंट कर सकते हैं हम उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं, और जिन चीज़ों को हम आसानी से काउंट नहीं कर सकते हैं हम उसे अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। या दूसरा पॉइंट ये है कि जिन चीज़ों को हम अपने फिंगर टिप्स पे काउंट कर सकते हैं वो हमारे पास बन जाएंगे काउंटेबल, और जिन चीज़ों को हम अपने फिंगर टिप्स पे काउंट नहीं कर सकते हैं वो हमारे पास बन जाएंगे अनकाउंटेबल। दोज नाउन्स that can be counted on fingertips are called countable nouns, and those nouns that cannot be counted on fingertips are called uncountable nouns। अब हमारे पास जो काउंटेबल नाउन होते हैं हम उसके साथ आर्टिकल को यूज करते हैं। इससे पहले मैं आपको कई दफा बता चुका हूं, वैसे आर्टिकल्स पे हम इंशाल्लाह डिटेल्ड लेक्चर लेंगे, लेकिन हमारे पास जो ए एन द आ जाए इन तीनों को हम कहते हैं आर्टिकल्स। तो हमारे पास जो काउंटेबल नाउन्स होते हैं हम उनके साथ आर्टिकल्स को यूज करते हैं, लेकिन हमारे पास जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं हम उनके साथ आर्टिकल्स को यूज नहीं कर सकते हैं। अगर मैं कहूं कि आई नीड अ मार्कर और मैं कहूं कि आई नीड अ शुगर, तो ये वाला सेंटेंस जो है वो ठीक होगा, जबकि हमारे पास जो सेकंड सेंटेंस है इट इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड इनकरेक्ट, क्योंकि शुगर हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम आर्टिकल को हम यूज नहीं कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट ये है कि हमारे पास जो काउंटेबल नाउन होते हैं
उसका हमारे पास प्लूरल फॉर्म होता है, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन का हमारे पास प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। काउंटेबल नाउन का हमारे पास प्लूरल फॉर्म होता है, जबकि अनकाउंटेबल नाउन का हमारे पास प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। तो अगर मैं कहूं कि टेबल, तो हमारे पास आ जाएगा टेबल्स। अगर मैं कहूं कि कंप्यूटर, तो हमारे पास आ जाएगा कंप्यूटर्स। इस तरह अगर फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि बोर्ड, तो मैं कहूंगा कि बोर्ड्स। लेकिन अगर हमारे पास आ जाए फॉर एग्जांपल के वाटर, तो मैं ये नहीं कह सकता कि वाटर्स। इस तरह अगर मैं कहूं कि राइस, तो अगर मैं कहता हूं कि राइस, तो ये भी गलत होगा। अगर हमारे पास आ जाए शुगर और मैं कहूं कि शुगर्स, तो ये भी हमारे पास क्या बन जाएगा, ये भी हमारे पास गलत बन जाएगा, क्योंकि हमारे पास जितने भी अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं उनका हमारे पास प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। और लास्ट पॉइंट पर हमारे पास ये है कि हमारे पास जो काउंटेबल नाउन होते हैं हम उसके साथ मैनी लगाते हैं और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम मच लगाते हैं। मैनी को हम यूज़ करते हैं काउंटेबल नाउन के साथ, जबकि मच को हम यूज़ करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के साथ। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कि ही ब्रॉट डैश बुक्स और मैं कहूँ कि ही ब्रॉट डैश शुगर, अगर मैं कहूँ कि ही ब्रॉट डैश बुक्स, सही है, और मैं लिखूँ कि ही ब्रॉट डैश शुगर, तो अब बुक्स आपके पास क्या है, बुक्स आपके पास काउंटेबल नाउन है और आप इसको काउंट कर सकते हैं। तो जिन चीज़ों को हम काउंट कर सकते हैं, आपको पता है कि हम उसके साथ क्या लगाते हैं, शाबाश, हम उसके साथ लगाते हैं मैनी। और जिन चीज़ों को हम काउंट नहीं कर सकते हैं हम उसके साथ क्या लगाते हैं, जी, हम उसके साथ लगाते हैं मच। जिन चीज़ों को हम काउंट कर सकते हैं हम उसके साथ मैनी लगाते हैं, और जिन चीज़ों को हम काउंट नहीं कर सकते हैं हम उसके साथ मच लगाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, याद रखें हमारे पास जितने भी लिक्विड्स होते हैं, लिक्विड्स, वो हमारे पास क्या होंगे, वो हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन होंगे। यानी फॉर एग्जांपल अगर आपके पास वाटर आ जाए, ठीक है, या फॉर एग्जांपल आपके पास जो है वो लेट सपोज हमें देखो कोका कोला, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास लिक्विड्स हैं, और जितने भी हमारे पास लिक्विड्स आएंगे हम उसे अनकाउंटेबल नाउन कंसिडर करते हैं। जितने भी हमारे पास गैसेस आते हैं, गैसेस, जिस तरह आपके पास आ जाए फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, तो आप कहते हैं कि ऑक्सीजन्स, या आप कहते हैं कि फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, और आप कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड्स, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास गलत बन जाएगा, क्योंकि जितने भी हमारे पास गैसेस होते हैं हम उसे अनकाउंटेबल नाउन कंसिडर करते हैं। और लास्ट पॉइंट है सब्सटेंसेस विद मैनी स्मॉल पार्ट्स। सब्सटेंसेस विद मैनी स्मॉल पार्ट्स, वो चीज़ें जिनकी छोटी छोटी हिस्से बहुत ज़्यादा होते हैं। जिस तरह शुगर में आपके पास क्या होता है, बहुत ज़्यादा छोटे छोटे हिस्से आपके पास होते हैं कि नहीं, या आप राइस लेते हैं, या आप पल्सेस लेते हैं, या आप बीन्स लेते हैं, तो ये हमारे पास ऐसे आइटम्स हैं जिनमें हमारे पास स्मॉल पार्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, इस वजह से हम इसको अनकाउंटेबल नाउन कंसिडर करते हैं। तो ये तीन पॉइंट्स, ये पॉइंट्स तो आप लोगों ने वैसे भी काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के दरमियान डिफ्रेंशिएट करने के लिए याद रखने हैं, लेकिन आपने ये पॉइंट भी याद रखना है कि जितने भी हमारे पास लिक्विड्स होते हैं, जितने भी हमारे पास गैसेस होते हैं, और जितने भी हमारे पास वो सब्सटेंसेस जिसमें हमारे पास छोटे छोटे हिस्से होते हैं, हम उसे अनकाउंटेबल नाउन कंसिडर करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तो हमारे पास वो टाइप्स थे जो आप लोग के पेपर्स में बहुत ज़्यादा रिपीटेडली आते हैं, और इसमें मैंने वो पॉइंट्स आपको सारे बता दिए हैं जिसकी वजह से स्टूडेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग कि मैं आप लोग को डिफिनीशंस नहीं बताऊंगा, क्योंकि ईटा में आपके पास कभी भी डिफिनीशंस नहीं आते हैं, बल्कि आपके पास क्या आते हैं, आपके पास प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आपकी प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होगी तो फिर इसका फ़ायदा ये होगा कि आप बड़े आसानी के साथ उसका आंसर जो है वो ठीक कर सकेंगे। और नाउन में हम जो लास्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, दैट इज पॉजेसिव केस ऑफ नाउन। यहाँ पर मैं सेंटेंस लिखता हूँ कि अली कार इज़ न्यू, फिर मैं कहता हूँ कि अली एंड वली कार इज़ न्यू। यहाँ पर फिर से मैं लिखता हूँ कि अली एंड वली कार इज़ न्यू। यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि सुदेश कार इज़ न्यू, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि द चेयर्स लेग इज ब्रोकन, द चेयर्स लेग इज ब्रोकन। अब सबसे पहले पोजीशन किसे कहते हैं, पोजीशन कहते हैं मलकियत को, कि हमारे पास इस चीज़ का मालिक कौन है, इस चीज़ का हमारे पास क्या है, मालिक कौन है। तो हम जब किसी चीज़ की मलकियत शो करना चाहते हैं या पोजीशन को शो करना चाहते हैं तो हम ऊपर एक कामा लगाते हैं,
इस ऊपर वाले कामे को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं एपोस्ट्रोफी। क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं एपोस्ट्रोफी। ये वाला साइन जब नीचे होता है तो हम इसे कॉमा कहते हैं, और यही वाला साइन जब ऊपर होता है तो हम इसे एपोस्ट्रोफी कहते हैं। और फिर हम इसके साथ क्या लगा लेंगे? हम इसके साथ लगा लेंगे एस, और इस तरह हमारे पास इस नाउन का पोजेसिव केस बन जाएगा। फिर से सुने, पोजीशन का मतलब होता है ऑनरशिप शो करना, मलकियत शो करना। जब हम किसी नाउन का मलकियत शो करना चाहते हैं तो हम ऊपर एक कामा लगाते हैं और उस कामे को हम कहते हैं एपोस्ट्रोफी। फिर उस एपोस्ट्रोफी के साथ हम एस लगा लेते हैं और इस तरह हमारे पास बन जाता है उस नाउन का पॉजिटिव केस। तो यहां पर मैं लगा लूंगा एपोस्ट्रोफी और यहां पर मैं लगा लूंगा एस, और इस तरह हमारे पास इस नाउन का जो पॉजिटिव केस है वो बन जाएगा। लेकिन कंफ्यूजन तब पैदा होती है कि जब हमारे पास 2 या मोर देन 2 नाउन्स आते हैं तो फिर हम क्या करेंगे? फर्स्ट के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, सेकंड के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, या दोनों के साथ, या अगर 2 से ज्यादा हैं तो सबके साथ लगाएंगे। पॉइंट को समझे, बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है और रिपीटेडली आ रहा है। हमने ये कहा कि हम जब किसी नाउन का पॉजिटिव केस बनाते हैं तो उसके साथ एपोस्ट्रोफी एस को यूज करते हैं। लेकिन अगर हमारे पास 2 नाउन्स आ जाए तो फिर हम क्या करेंगे? आया दोनों के साथ लगाएंगे, या पहले के साथ लगाएंगे, या दूसरे के साथ लगाएंगे। तो अगर आपके पास 2 नाउन्स आ जाए, जिस तरह हमारे पास है अली और दूसरा हमारे पास है वली, 2 नाउन्स है, अगर इसके बाद हमारे पास सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाए, क्या आ जाए? सिंगुलर वर्ब, तो फिर हम सिर्फ और सिर्फ सेकंड नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे और फर्स्ट नाउन के साथ हम कुछ भी यूज नहीं करेंगे। अगर हमारे पास 2 नाउन्स आ जाएं और उन 2 नाउन्स के बाद हमारे पास सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाए तो हम सिर्फ और सिर्फ सेकंड नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, जबकि फर्स्ट नाउन के साथ हम एपोस्ट्रोफी एस को यूज नहीं करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास, इसको मैं इस तरह करता हूं, सॉरी, ये हम लिखते हैं अली एंड वली कार्स आर न्यू। यहां पर हमारे पास 2 नाउन्स आए हैं, एक हमारे पास है अली और दूसरा हमारे पास है वली, और इसके बाद हमारे पास क्या आया है? इसके बाद हमारे पास आया है प्लूरल वर्ब। तो फिर अगर हमारे पास 2 नाउन्स है तो हम क्या करेंगे? उन 2 नाउन्स, दोनों नाउन्स के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। अगर 2 नाउन्स आ जाएं, इफ यू गेट 2 नाउन्स एंड आफ्टर दोस 2 नाउन्स वी हैव गॉट प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब, then you will have to use apostrophe s with both the nouns। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं कि अगर आ जाए कि समद, इमरान, अब्दुल्ला एंड इब्राहिम हाउस इज बिग। हमारे पास आ जाए समद, इमरान, अब्दुल्ला एंड इब्राहिम हाउस इज बिग। दूसरा हमारे पास आ जाए समद, इमरान, अब्दुल्ला एंड इब्राहिम हाउसेस आर बिग। अब देखिए, हमारे पास पहले सेंटेंस में भी 4 नाम है और दूसरे सेंटेंस में भी हमारे पास कितने नाम है? इसमें भी हमारे पास 4 नेम है। सो इफ यू हैव गॉट अ सेंटेंस इन विच यू हैव गॉट 4 नाउन्स, तो अब क्या करेंगे? आया चारों के साथ लगाएंगे या एक के साथ लगाएंगे? तो वही वाला पॉइंट है कि यहां पर हमने क्या देखा कि हमारे पास जो है वो सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब आया है। इस वजह से हमारे पास जो सिर्फ और सिर्फ लास्ट नाउन आएगा, क्या आएगा? जो हमारे पास लास्ट नाउन है, लास्ट नाउन। तो अगर 2 नाउन्स है तो फिर उसमें दूसरा हमारे पास लास्ट बन जाएगा, अगर 3 है तो उसमें तीसरा हमारे पास लास्ट बन जाएगा, अगर 4 है तो उसमें चौथा हमारे पास लास्ट बन जाएगा। तो हमारे पास जो लास्ट नाउन होगा हम सिर्फ और सिर्फ उसके साथ एपोस्ट्रोफी एस को यूज करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास 4 नाम आए हैं, यहां पर आया है समद, इमरान, अब्दुल्ला एंड इब्राहिम, अब यहां पर हमारे पास आया है आर, तो हमारे पास प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब आया है, तो फिर इसका मतलब क्या है कि हमने चारों नाउन्स के साथ एपोस्ट्रोफी एस को यूज करना है। तो हमारे पास आ जाएगा समद्स, इमरान्स, अब्दुल्लास एंड इब्राहिम्स हाउसेस आर बिग। असल में इस पहले सेंटेंस में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक घर है जो कि इन चारों का है, ये चारों के चारों इसमें इकट्ठे रहते हैं, जबकि दूसरे में हमारे पास चूंकि प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब आया है तो फिर इसका मतलब ये कि हमारे पास हर एक बंदे का अपना घर है। समद का अपना घर है, इमरान का अपना घर है, अब्दुल्ला का अपना घर है और इब्राहिम का अपना घर है। तो इन चारों के अलहदा अलहदा घर हैं और हम इन चारों को अलग रेफरेंस दे रहे हैं। इस वजह से हमने इस सब के साथ जो है वो क्या करना है, इन सब के साथ अलहदा से एपोस्ट्रोफी एस लगाना है। तो अगर इसको थोड़ा सा शॉर्ट करके बताऊं तो फिर इसका मतलब ये है कि इफ वी गिव 2 or more than 2 nouns and we have got singular form of verb, we will have to use apostrophe s only with the last noun. And if we have got 2 or more than 2 nouns and we have got plural form of verb, then we will have to use apostrophe s with all the nouns. फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास ये है कि अगर हमारे पास किसी नाउन के एंड में एस आ जाए, जिस तरह हमारे पास यहां पर आया है सुदेश, तो अब हम क्या करेंगे? तो याद रखिए, जिस नाउन के एंड में आपके पास एस आ जाए आप उसके साथ सिर्फ और सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाएंगे और आप उसके साथ एस को यूज नहीं करेंगे। जितने भी आपके पास ऐसे नाउन्स आ जाए
जिनमें आपके पास एंड में एस आता है, तो फिर आप उसके साथ सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, आप उसके साथ सिर्फ और सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाएंगे और आप उसके साथ एस को यूज नहीं करेंगे। अगर आपने इसके साथ एस को यूज कर लिया तो आपका जो सेंटेंस होगा वो गलत कंसिडर होगा। तो इस वजह से ये हमारे पास इस तरह ठीक होगा। इनकेस अगर मैं इसको इस तरह लिखता हूं सुदेसिस, तो फिर ये हमारे पास गलत बन जाएगा। या अगर हमारे पास आ जाए कि अवेस, तो अगर मैं कहता हूं कि अवेस, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जिस नाउन के एंड में आपके पास एस आता है आप उसके साथ सिर्फ और सिर्फ एपोस्ट्रोफी एस को लगाएंगे। लेकिन एक क्वेश्चन बनता है, आप लोग के पास पेपर में एक क्वेश्चन है, डैश पोइट्री इज इंटरेस्टिंग, डैश पोइट्री इज इंटरेस्टिंग। हमारे पास आया है कीट्स, फिर दूसरा हमारे पास आया है कीट्स, और तीसरा हमारे पास आया है कीट्सिस। क्वेश्चन को जरा समझे। हमारे पास क्वेश्चन है कि डैश पोइट्री इज इंटरेस्टिंग, कीट्स, कीट्स सिर्फ एपोस्ट्रोफी और कीट्सिस, तो कौन सा ठीक होगा? तो याद रखिए, जितने भी आपके पास राइटर्स के नेम आ जाए, जितने भी आपके पास मशहूर बंदों के नेम आ जाए, इफ यू गेट द नेम ऑफ एनी फेमस पर्सन, तो फिर अगर उसके एंड में आपके पास एस आ रहा है, फिर तब भी आप उसके साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। लेकिन अगर वो बंदा मशहूर नहीं है अगर वो बंदा क्या है, वो बंदा मशहूर नहीं है, तो फिर आप उसके साथ सिर्फ और सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाएंगे। तो अगर थोड़ा सा सिंपल करके इसको बता दे तो वो ये पॉइंट होगा कि वो नाउन जिसके एंड में एस आएगा आप उसके साथ सिर्फ और सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाएंगे, और अगर एक ऐसा नाउन आ जाए जो कि मशहूर बंदे का नाम हो तो फिर आप उसके साथ एपोस्ट्रोफी एस को यूज करेंगे। और लास्ट पॉइंट ये है कि हमारे पास जो लास्ट सेंटेंस है, द चेयर्स लेग इज ब्रोकन, क्या ये सेंटेंस हमारे पास ठीक है या ठीक नहीं है? तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, याद रखिए, आप ये जो पॉजिटिव केस बनाते हैं ना एपोस्ट्रोफी एस के जरिए से, ये आप सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग के लिए बनाते हैं। ये जो आप एपोस्ट्रोफी एस को बनाते हैं, एपोस्ट्रोफी एस को पॉजिटिव केस के लिए यूज करते हैं, ये आप सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग के लिए यूज कर सकते हैं। नॉन लिविंग थिंग का आप एपोस्ट्रोफी एस के जरिए से पॉजिटिव केस नहीं बना सकते। ये सेंटेंस गलत है। आपसे कहा जाता है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस, और आप इस सेंटेंस को टिक करते हैं, तो असल में हमारे पास जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, हम उसका जब पॉजिटिव केस बनाते हैं तो हम इस तरह बनाते हैं, लेग ऑफ द चेयर इज ब्रोकन, लेग ऑफ द चेयर इज ब्रोकन। तो हमारे पास जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स है उसका हम जब पॉजिटिव केस बनाते हैं वो हम क्या करते हैं, वो हम ऑफ के जरिए से बनाते हैं। और जितने भी हमारे पास लिविंग थिंग होते हैं हम उनका पॉजिटिव केस एपोस्ट्रोफी एस के जरिए से बना सकते हैं। तो थोड़ा सा रिकैप करते हैं, किसी भी नाउन का पॉजिटिव केस बनाएंगे तो एपोस्ट्रोफी एस, अगर टू या मोर देन टू नाउन्स आ जाए और उसके बाद सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब तो सिर्फ और सिर्फ सेकंड नाउन या लास्ट नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस, और अगर टू या मोर देन टू नाउन्स आ जाए और उसके बाद प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाए तो फिर सब नाउन के साथ हम एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। चौथा पॉइंट ये कि अगर किसी आम बंदे का नाम आ जाए और उसके एंड में एस आ रहा है तो आप उसके साथ सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाएंगे, उसके साथ एस नहीं लगाएंगे। और अगर किसी मशहूर बंदे का नाम आ जाए तो आप उसके साथ एपोस्ट्रोफी भी लगाएंगे और एस भी लगाएंगे। और लास्ट पॉइंट ये है कि हमारे पास हम किसी नॉन लिविंग थिंग का पॉजिटिव केस एपोस्ट्रोफी एस के जरिए से नहीं बना सकते हैं, बल्कि हम उसका पॉजिटिव केस ऑफ के जरिए से बनाएंगे। हमारे पास नाउन के बेसिकली 4 जेंडर्स होते हैं। जेंडर का मतलब ये होता है कि ये हमारे पास मेल है या फीमेल है, या मेल और फीमेल को कंबाइन करके हम उसके लिए एक नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, या इन दोनों में से हमारे पास ये एक भी नहीं है। तो हमारे पास जो चीज मेल होती है, मेल, हम उसे मैस्कुलिन कहते हैं। जो चीज हमारे पास फीमेल होती है हम उसे फेमिनिन कहते हैं। और हमारे पास वो नाउन जो कि हम मेल और फीमेल को कंबाइन करके उसके लिए यूज करते हैं हम उसे कहते हैं कॉमन नाउन। जो नाम या जो जेंडर हम मेल के लिए यूज करते हैं हम उसे मैस्कुलिन कहते हैं। जिस नाउन को हम फीमेल के लिए यूज करते हैं हम उसे कहते हैं फेमिनिन। वो नाउन जो कि हम मेल और फीमेल को कंबाइन करके उनके लिए यूज करते हैं हम उसे कहते हैं कॉमन। और जो चीज हमारे पास नॉन लिविंग थिंग होती है हम उसे कहते हैं न्यूट्रल। अभी एग्जाम्पल से आप लोग को समझ आ जाएगा कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास आ जाए बॉय या हमारे पास आ जाए मैन, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मेल है, इस वजह से हम इसको मैस्कुलिन कहेंगे। फिर नेक्स्ट हमारे पास है फीमेल। अगर हमारे पास आ जाए गर्ल या हमारे पास आ जाए वुमेन, तो ये हमारे पास क्या बन जाएंगे, ये हमारे पास बन जाएंगे फेमिनिन, क्योंकि इसको हम फीमेल के लिए यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास है कॉमन जेंडर। और जिस तरह मैंने आपसे कहा कि कॉमन जेंडर हमारे पास वो होता है जिसको हम मेल और फीमेल दोनों के लिए कंबाइन करके यूज करते हैं, तो हम उसे कहते हैं कॉमन। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास आ जाए डॉक्टर या हमारे पास आ जाए टीचर या हमारे पास आ जाए स्टूडेंट, तो अब डॉक्टर हमारे पास क्या है, चाहे वो हमारे पास मेल है या वो हमारे पास फीमेल है, इन दोनों को कंबाइन करके हम उसके लिए एक नाम यूज करते हैं। सो व्हेन आई से द डॉक्टर इज कमिंग, सो द डॉक्टर कैन बी मेल एज वेल एज
इट कैन बी, शी कैन बी अ फीमेल। तो अब आप देख सकते हैं कि इन दोनों को हमने कंबाइन करके एक नाम दिया। इफ आई से दैट द टीचर इज स्टैंडिंग इन द क्लास, तो वो टीचर हमारे पास मेल भी हो सकता है और वो टीचर हमारे पास फीमेल भी हो सकती है। इफ आई से दैट द स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन द क्लासरूम, तो वो जो स्टूडेंट्स हमारे पास बैठे हैं वो मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, और वो कंबाइन करके दोनों भी हमारे पास हो सकते हैं। तो हम जब मेल और फीमेल के लिए एक नाम यूज करते हैं तो हम उसे कहते हैं कॉमन जेंडर। और फिर हम जब उसके जेंडर का ख्याल नहीं रखते हैं, यानी उसको हम जेंडरलेस कहते हैं, तो फिर वो हमारे पास बन जाएगा न्यूट्रल जेंडर। तो जिस तरह हमारे पास आ जाएगा गर्ल, सॉरी हमारे पास अगर आ जाए बोर्ड और हमारे पास आ जाए मार्कर, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास नॉन लिविंग थिंग्स हैं। तो जितनी भी हमारे पास नॉन लिविंग थिंग्स होगी हम उसे न्यूट्रल कंसिडर करते हैं, हम उसे ना मेल कंसिडर करते हैं और ना हम उसे फीमेल कंसिडर करते हैं। अब हमारे पास जब मैस्कुलिन आता है तो हम उसके लिए ही यूज करते हैं, जब हमारे पास फेमिनिन आता है तो हम उसके लिए शी यूज करते हैं, हमारे पास जब कॉमन आता है तो हम उसके लिए ही भी लगा सकते हैं और शी भी लगा सकते हैं, और जब हमारे पास न्यूट्रल जेंडर आता है तो हम उसके लिए इट को भी हम इसके लिए इट को यूज करते हैं। तो वैसे हम इसको प्रोनाउन में फिर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हम ही को कहाँ पर यूज करते हैं, शी को कहाँ पर यूज करते हैं, इट को कहाँ पर यूज करते हैं। लेकिन अभी इस लेक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ इस कंटेक्स्ट पे बात कर रहे हैं कि हमारे पास जब इस प्रोनाउन के मुख्तलिफ जेंडर्स आते हैं तो हम उसके लिए कौन सा प्रोनाउन लगाते हैं। तो लेट्स सपोज अगर हमारे पास सेंटेंस आ जाए कि हमारे पास सेंटेंस आ जाए अ बॉय इज कमिंग डैश इज अ स्टूडेंट, और आपके पास आ जाए ही शी इट। नेक्स्ट आ जाए गर्ल इज कमिंग डैश इज अ स्टूडेंट, और हमारे पास आ जाए ही शी इट। मैं कहता हूं कि आई बॉट चेयर डैश इज ब्लैक, और हमारे पास आ जाए ही शी इट। अ बॉय इज कमिंग डैश इज अ स्टूडेंट, अ गर्ल इज कमिंग डैश इज अ स्टूडेंट, एंड आई बॉट अ चेयर डैश इज ब्लैक। अब बॉय हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मैस्कुलिन है, तो मैस्कुलिन के लिए हम क्या लगाएंगे, शाबाश, हम उसके लिए यूज करते हैं ही। तो हम कहते हैं कि अ बॉय इज कमिंग ही इज अ स्टूडेंट। फिर नेक्स्ट हमारे पास है अ गर्ल इज कमिंग, मैं कहूंगा कि शी इज अ स्टूडेंट, और फिर नेक्स्ट मैं कहता हूं कि आई बॉट अ चेयर इट इज ब्लैक। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो मैस्कुलिन आया हमने उसके लिए ही को यूज कर लिया, और जो हमारे पास फेमिनिन आया हमने उसके लिए शी को यूज कर लिया, और हमारे पास जो न्यूट्रल आया तो हमने उसके लिए इट को यूज कर लिया। तो अब ये जो पॉइंट है ये तो आप लोग के लिए बहुत ज्यादा आसान है, लेकिन हमारे पास जो जेंडर्स ऑफ नाउन है इसमें हमारे पास कुछ एक्सेप्शन केसेस हैं जिस पे अभी हम बात करते हैं। अगर हमारे पास सेंटेंस आ जाए द सन हैज स्प्रेड डैश लाइट, हमारे पास आ जाए हिज हर एंड इट्स। दूसरा आ जाए द मून हैज रिवील्ड डैश ब्यूटी, और हमारे पास आ जाए हिज हर एंड इट्स। इस तरह हमारे पास आ जाए हेड हैज शोन डैश पावर, हमारे पास आ जाए हिज हर एंड इट्स, और हमारे पास आ जाए लव हैज शोन डैश पावर, और यहां पर भी हमारे पास वही वाले जो ऑप्शन है वो आ जाए हिज हर एंड इट्स। इस तरह मैं कहता हूं कि स्टॉर्म हैज स्प्रेड डैश डिस्ट्रक्शन, हमारे पास आ जाए हिज हर एंड इट्स, और मैं कहता हूं कि ब्रीज हैज स्प्रेड डैश फ्रेशनेस, और हमारे पास आ जाए हिज हर इट्स। अब जरा ये एमसीक्यूज आप बड़े गौर के साथ सुने, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये आप लोगों के लिए जो है वो एक्सेप्शन केसेस है, सो यू नीड टू फोकस ऑन इट। अब सन हमारे पास क्या है, सन हमारे पास जो है वो एक नॉन लिविंग थिंग है, मून भी हमारे पास नॉन लिविंग थिंग है। अब हेड भी आपके पास क्या है, हेड को भी जो है वो आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कंसीडर करते हैं तो हम उसे नॉन लिविंग थिंग कह सकते हैं। सेम इज द केस ऑफ लव, स्टॉर्म एंड ब्रीज। अब हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 1 है कि द स्टॉर्म हैज स्प्रेड डैश लाइट, तो क्या आएगा, हिज लाइट आएगा, हर लाइट आएगा या इट्स लाइट आएगा, तो इसमें हमारे पास आ जाएगा हिज लाइट।
जबकि दूसरे में हम कहते हैं कि द मून हैज रिवील्ड आ जाएगा हर ब्यूटी। तो अब आपके जहन में ये पॉइंट होगा कि सर अभी तो आपने कह दिया कि जितनी भी हमारे पास नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं हम उसके लिए इट्स लगाते हैं या इट को यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर तो आप उसके लिए हिज और हर लगा रहे हैं। तो याद रखिए ये आपके पास एक्सेप्शन केसेस है और ये एक्सेप्शन केसेस आप लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जितनी भी चीजें आपके पास नेचर में है, नेचर की जितनी भी चीजें जो कि पावरफुल है, पावरफुल या जो कि डिस्ट्रक्टिव है, डिस्ट्रक्टिव, जितनी भी चीजें आपके पास पावरफुल हैं या जितनी भी चीजें आपके पास ऐसी होती हैं जिसमें हमारे पास डिस्ट्रक्शन होती है, जिसमें हम तबाही फैलाते हैं या जिसमें बहुत ज्यादा ताकत होती है, तो हम उसे मैस्कुलिन कंसिडर करेंगे। क्या करेंगे? हम उसे मैस्कुलिन कंसिडर करेंगे। और जितनी भी चीजें हमारे पास क्या होती हैं, फ्रेजाइल होती हैं, नाजुक होती हैं, या जितनी भी चीजें हमारे पास ब्यूटीफुल होती हैं, या जितनी भी चीजें हमारे पास कंस्ट्रक्टिव होती हैं, कंस्ट्रक्टिव का मतलब यह है कि बजाय इसकी कि वो इंसान को नुकसान पहुंचाए, वो उसको फायदा पहुंचाती है, तो फिर हम उसे क्या करेंगे? हम उसे फेमिनिन कंसिडर करेंगे। पॉइंट को जरा समझे। जितनी भी चीजें हमारे पास नेचर में ऐसी हैं जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है और वो अक्सर तबाही फैलाती हैं, तो हम उसे मैस्कुलिन कंसिडर करेंगे। और जितनी भी चीजें हमारे पास ऐसी हैं जो कि तबाही नहीं फैलाती हैं बल्कि वो अपने फ्रेशनेस, आप इसके साथ यहाँ पर एक वर्ड फ्रेशनेस भी लगा ले, जो कि फ्रेशनेस फैलाती है, हम उसे फेमिनिन कंसिडर करते हैं। अब सन हमारे पास आपके ख्याल से पावरफुल है कि नहीं? बिल्कुल बहुत ज्यादा पावरफुल है। और अभी तो जुलाई का महीना है, आप जरा इसके पावर को देखिए कि कोई बंदा अपने घर से बाहर भी नहीं निकल सकता है, इतनी ज्यादा गर्मी है। और ये क्या करती है? ये इंसान को जो है वो नुकसान पहुंचाती है। लेकिन दूसरे साइड पर अगर आप मून को ले लें तो चाहे गर्मी है या चाहे सर्दी है, ये इंसान को किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचाती है। तो वो चीजें जो इंसान को या वैसे जो है वो अपने पावर की वजह से जानी जाती हैं, आप उसे मैस्कुलिन कंसिडर करेंगे। और जितनी भी चीजें आपके पास पावरफुल की वजह से नहीं जानी जाती है बल्कि उसमें फ्रेशनेस होती है, तो हम उसे फेमिनिन कंसिडर करेंगे। फिर दूसरा देखिए, हेड हैज शोन डैश पावर। अब आपके ख्याल से हेड में हम क्या करते हैं? दूसरे बंदे को फायदा पहुंचाते हैं या नुकसान पहुंचाते हैं? जी शाबाश, हम इसमें दूसरे बंदे को नुकसान पहुंचाते हैं। तो वो चीज जिसमें दूसरे बंदे को नुकसान पहुंचाया जाता है, जिसको हमने कहा कि हमारे पास डिस्ट्रक्टिव है, तो उसके लिए क्या आएगा? शाबाश, इसके लिए आएगा हिज। हेड हैज शोन हिज पावर। लेकिन लव हैज शोन डैश पावर। अब जब मोहब्बत होती है तो उसमें हम क्या करते हैं? क्या दूसरे बंदे को नुकसान पहुंचाते हैं? नहीं, बल्कि उसमें केयर होता है, उसमें कंस्ट्रक्शन होती है। बजाय इसके कि हम दूसरे बंदे को नुकसान दे दें, हम कोशिश करते हैं कि उसको फायदा पहुंचाए। तो जिन चीजों में आप उस दूसरे बंदे को फायदा पहुंचाते हैं, तो हमने इस पॉइंट को डिस्कस कर लिया है कि वो हमारे पास क्या होगा? वो हमारे पास फेमिनिन आएगा। तो इस वजह से हम कहते हैं कि लव हैज शोन हर पावर। फिर नेक्स्ट देखिए, स्टॉर्म हैज स्प्रेड डैश डिस्ट्रक्शन। स्टॉर्म, तूफान। तूफान आपके ख्याल से क्या होती है? ये कमजोर होती है, ये मजबूत होती है? जी हाँ शाबाश, ये बहुत ज्यादा मजबूत होती है, ये नुकसान पहुंचाती है, ये इसमें पावर होता है, क्योंकि आप देखते हैं कि ये बड़ी चीजों को जो है वो उखाड़ के चली जाती हैं। तो जब ये चीजें डिस्ट्रक्शन के जमरे में आ रही हैं, तो हमने ये पॉइंट डिस्कस किया है कि वो हमारे पास क्या होगा? मैस्कुलिन होगा या फेमिनिन? शाबाश, ये हमारे पास मैस्कुलिन होगा। तो इस वजह से हम कहते हैं कि स्टॉर्म हैज स्प्रेड हिज डिस्ट्रक्शन। लेकिन दूसरा हमारे पास है कि ब्रीज हैज स्प्रेड डैश फ्रेशनेस। अब ब्रीज किसे कहते हैं? बाद नसीम जिसे हम कहते हैं, या सुबह जो नमाज के बाद या सुबह सवेरे जो हवा चलती है ना, उसमें बड़ी फ्रेशनेस होती है, इंसान का माइंड बहुत ज्यादा फ्रेश कर लेती है। तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी? वो हमारे पास बन जाएगी, वो हमारे पास उसमें फ्रेशनेस आ रही है। इस वजह से हम इसे क्या कहेंगे? हम उसे कहेंगे हर। तो हम कहते हैं कि स्टॉर्म हैज स्प्रेड हिज डिस्ट्रक्शन एंड ब्रीज हैज स्प्रेड हर फ्रेशनेस। तो ये आप लोगों को मैं इस वजह से इंडिविजुअली करवा रहा हूँ क्योंकि ये आप लोग के पास जो है वो एक्सेप्शन केसेस हैं, और इन एक्सेप्शन केसेस को आपने जो है वो समझना है। तो पहला तो आपने ये एक्सेप्शन केस समझ लिया है कि ये आपके पास वो चीजें नेचर में जो कि पावरफुल होती हैं, जो कि अपने पावर की वजह से पहचानी जाती हैं, आप उसे मैस्कुलिन कंसिडर करेंगे। और जितनी भी चीजों में फ्रेशनेस होती है, आप उसे फेमिनिन कंसिडर करेंगे। फिर नेक्स्ट आपके पास अगर आ जाए कि पाकिस्तान इज अ कंट्री डैश हैज 4 provinces. पाकिस्तान इज अ कंट्री एंड डैश हैज 4 provinces। और दूसरा हमारे पास आ जाए, और यहां पर मैं लिख लूं हिज, हर एंड इट्स, और मैं लिखूं कि यूएस इज अ कंट्री डैश हैज 50 स्टेट्स। यहां पर भी मैं लगा लूं हिज, हर, सॉरी यहां पर मैं लगाऊंगा ही, शी एंड इट, जबकि यहां पर भी मैं लगाऊंगा ही, शी एंड इट। अब
जितने भी आपके पास कंट्रीज हैं, जितने भी आपके पास ममालिक हैं जो कि बड़े होते हैं, आप उसे फेमिनिन कंसिडर करते हैं, शी हैज 4 प्रोविंसेस। और जितने भी आपके पास कंट्रीज होते हैं जो कि बड़े होते हैं, आप उसको मेल कंसिडर करते हैं। आपके पास अगेन वी हैव गॉट एन एक्सेप्शन केस, इन द एक्सेप्शन केस इज कि अगर आपके पास किसी कंट्री का नेम आ जाए और वो कंट्री आपके पास छोटी होती है तो आप उसके लिए शी लगाएंगे, और जितने भी आपके पास ऐसे कंट्रीज आते हैं जो कि बड़े होते हैं, आप उसको मेल कंसिडर करेंगे। तो इस वजह से हम कहते हैं कि पाकिस्तान इज अ कंट्री एंड शी हैज 4 प्रोविंसेस, और मैं कहता हूं कि यूएस इज अ कंट्री, ही हैज 50 स्टेट्स। सही है। फिर नेक्स्ट हमारे पास अगर आ जाए, द टाइटैनिक was a ship dash drowned in the 18th century. The Titanic was a ship, she drowned dash drowned in the 18th century. और हमारे पास आ जाए he, she and it। अब याद रखें, आपके पास जितने भी शिप के नेम होते हैं, शिप, ये जो हमारे पास समुद्री जहाज होते हैं, ये हमारे पास क्या होंगे, हम इसको फेमिनिन कंसिडर करते हैं। इस वजह से हम कहते हैं कि she drowned in the 18th century। ये एमसीक्यूज में आपको अलहदा इसी वजह से करवा रहा हूं क्योंकि इनमें हमारे पास एक्सेप्शन केसेस हैं और इन्हीं एक्सेप्शन केसेस को आपने जरूर समझना है। तो हमारे पास जितने भी शिप के नेम आएंगे वो हमारे पास क्या होंगे, हम उसको फेमिनिन कंसिडर करेंगे। अच्छा, एक लास्ट पॉइंट इसमें डिस्कस करते हैं। ही हिट्स द बॉल डैश इज मूविंग टुवर्ड्स द बाउंड्री। डैश हिट्स द बॉल, he hits the ball dash is moving towards the boundary। और आपके पास यहां पर ऑप्शन आ जाए he, she, it। अब आप लोग जो है वो नॉर्मली मैचेस देखते हैं कि नहीं देखते हैं, अभी पता चल जाएगा कि आप लोग कितने विजिलेंट हैं और इनकी बातों को कितना तवज्जो के साथ सुनते हैं। तो देखिए भाई, बाल जो होता है ना, बाल, ये आप अगर क्रिकेट की कमेंट्री को सुनेंगे तो वहां पर आपको पता चल जाएगा कि वो क्या करते हैं, वो इसको फेमिनिन कंसिडर करते हैं। इस वजह से हम लगा लेंगे कि she is moving towards the boundary। सो होपफुली आप इस पॉइंट को समझ गए हैं। जेंडर्स आप लोग, नाउन आप लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपने इसको जो है वो जरूर समझना है। आज के लेक्चर को थोड़ा सा रिकैप करते हैं। आपके पास नाउन के बेसिकली 4 जेंडर्स हैं, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन एंड न्यूटर। जिसको आप मेल के लिए यूज करते हैं वो मैस्कुलिन, जिसको आप फीमेल के लिए यूज करते हैं वो फेमिनिन, जिसको आप दोनों के लिए यूज करते हैं कॉमन, और जिसको आप नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज करते हैं वो हमारे पास बन जाएगा न्यूटर। अब मेल के लिए ही, फीमेल के लिए शी, न्यूटर के लिए आप ही शी दोनों लगा सकते हैं, और कॉमन न्यूट्रल के लिए एट आएगा। अब पहला पॉइंट हमने ये डिस्कस किया कि नेचर में जितनी भी हमारे पास चीजें पावरफुल होती हैं जो कि डिस्ट्रक्शन भी फैलाती हैं, हम उसे मेल कंसिडर करते हैं। जिस तरह मैंने आपको सन की एग्जांपल दी, या मैंने आपको जो है वो एग्जांपल दी स्टॉर्म की, या मैंने आपको हेट की एग्जांपल दी, तो हम उसे मेल कंसिडर करते हैं। और जितनी भी चीजें हमारे पास फ्रेश होती हैं जो कि फायदा पहुंचाती हैं, जिसमें केयर होता है, हम उसे फेमिनिन कंसिडर करते हैं, तो हम उसके लिए शी लगाते हैं। फिर जितने भी हमारे पास कंट्रीज होते हैं जो कि बड़े होते हैं, हम उसके लिए जो है वो शी लगाते हैं, हम उसको फेमिनिन कंसिडर करते हैं। और जितने भी हमारे पास कंट्रीज होते हैं जो कि बड़े होते हैं, हम उसे मैस्कुलिन कंसिडर करते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमने ये कहा कि जितने भी हमारे पास शिप्स के नेम होते हैं, हम उसे फेमिनिन कंसिडर करेंगे। और लास्ट पॉइंट हमने ये डिस्कस किया कि हमारे पास कमेंट्रीज में ये जो वर्ड बॉल आता है, हम उसे फेमिनिन कंसिडर करते हैं। सो होपफुली आप लोग का जो जेंडर्स ऑफ नाउन है उसके बारे में आप लोग की जो अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप हो चुकी होगी। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज।